हाँ जी। देखो कल हमने चैप्टर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी। आज हम 210 से शुरू करेंगे, चैप्टर 15 से। ठीक है। चलो। मैं एक कंसर्न क्वेश्चन अपने नोट्स में खोल लेता हूँ आपके केस लॉस के लिए। कि मैं मोमेंट मेरा जनरेशन शूट नहीं है कंप्लीट। चलो। ठीक है। क्या होता। ये बड़ा कैसे होगा भैया। चलो, ठीक। अब कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी। हमने बेसिकली कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है जी। कंप्लेनेंट कौन था? हरिया नाम का एक गरीब आदमी था। 2H के अंदर बेसिकली कंप्लेंट की डेफिनेशन। ठीक है जी। उसी के रेफरेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। नॉट एग्जैक्टली दी सेक्शन 210, बट हाँ इसके बाद कल शुरू हो जाएगा। चलो। सब्जेक्ट टू द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट। चलो। ठीक। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, कोई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का या फिर कोई मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का, अंडरलाइन करो। JM2C और JMIC दोनों के दोनों है। बट JM2C कौन सा है? जो कि स्पेशली इंपावर्ड है इन दिस बिहाफ अंडर सब सेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ठीक है जी। सब सेक्शन 2 में देख लो जरा कौन एम्पावर करता है। द CJM में एम्पावर एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस as are within his competence to inquire into or try. Yes, CJM साहब इनको बेसिकली एम्पावर करते हैं JM2C को। अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है। सीधा ऑप्शन आ जाएगा, क्या हाई कोर्ट एम्पावर करता है, सेशन एम्पायर करता है, CJM एम्पायर करता है? CJM एम्पावर करता है। ठीक है जी। क्यों करता है? क्योंकि बिजनेस कैसे डील करना और कैसे डील नहीं करता है, ये सेशन कोर्ट ने CJM के ऊपर छोड़ा हुआ है। ठीक है जी। CJM ही क्रिमिनल केसेस का बिजनेस किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये CJM साहब ही देखते हैं। चलो जी आओ। कब कब लेते हैं कॉग्निजेंस JMIC JM2C? अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट। अंडरलाइन कर लो कंप्लेंट के ऊपर। कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन अथॉराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। यस। या तो कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे। बी अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, या फिर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे। सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है जी। किसी भी मोड में हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो जाता है। ठीक है जी। आजकल तो ऑनलाइन FIR वगैरह भी हो जाती है, तो वो भी आ गया, इंक्लूड हो गया है। सी अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव, सिंपल इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाए फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी बंदे से अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, और अपॉन हिज ओन नॉलेज, या फिर जज साहब की खुद की अपनी नॉलेज पर भी। ठीक है जी। दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कि जज साहब की नॉलेज में आया कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है जी। उसका भी कॉग्निजेंस जज साहब ले सकते हैं। चलो यार। हम्म, आओ। ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज्ड। यस। बहुत बार पूछा गया है HPSC में, जब कभी भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है किसी भी ऑफेंस का अंडर क्लोज C ऑफ सेक्शन 210A, ठीक है ना, स्पेसिफिक अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ जज, द अक्यूज्ड शेल लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, इससे पहले कोई एविडेंस लिया जाए, बी इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा एविडेंस से पहले।
ठीक है जी, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि वह एंटाइटल है कि अगर चाहे अपना केस इंक्वायर इनटू या फिर ट्राइड किसी दूसरे मजिस्ट्रेट से करवा सकता है। और यदि एक्यूज्ड या फिर कोई भी एक्यूज, अगर मान लो अक्यूज एक से ज्यादा है तो कोई भी एक्यूज, इफ देयर बी मोर देन वन ऑब्जेक्शन उठाता है कि फर्दर प्रोसीडिंग जो है हमको इस मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करनी, नहीं लेना है, द केस शैल बी ट्रांसफर, केस उसी समय ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे मजिस्ट्रेट साहब को, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। आगे आ जाओ। 212 मेकिंग ओवर, 211 के अंदर सीधा सिंपल, जो एक केस है वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है जी, 212 के अंदर मेक ओवर किया जा रहा है, 212 किया जा रहा है। ठीक है जी, चलो। चलो, मेकिंग ओवर ऑफ केस टू द मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है जी, एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, मैं आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस मेक ओवर कर सकता है। मेक ओवर का मतलब होता है जैसे कि कोई ऊपर की कोर्ट से नीचे की कोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कोई बिजनेस, ठीक है ना। ऑर्डर देके बोल दिया जाए किसी लोअर कोर्ट को अपर कोर्ट के द्वारा कि आप ये केस सुनिए, ठीक है, जिसको मेक ओवर बोला जाता है। द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी competent magistrate subordinate to him, बिल्कुल ठीक बात है जी। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास empowered in this behalf by the CJM may after taking cognizance of the offense make over the case, make over कर सकता है वो केस का, for inquiry or trial to such other competent magistrate as CJM साहब may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। yes, देखो इन जनरल सीजीएम साहब करेंगे। अगर सीजीएम साहब नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी भी जेएमआईसी को पावर दे देंगे, भैया कि तू मेक ओवर कर दे। ठीक है जी, अगर वो स्पेशली इंपावर्ड बाय दी सीजीएम है तो कोई बात नहीं, वो जेएमआईसी भी दूसरे जेएमआईसी के ऊपर केस मेक ओवर कर सकता है। 213 कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, बहुत बार पूछा गया है। देखो जी, सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है जी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ठीक है जी, सिंपल, ये ध्यान रखना। except as otherwise expressly provided by this Sanhita by any other law for the timing post, no court of session shall take cognizance of any offense as a court of original jurisdiction। ठीक है जी, कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अनलेस, जब तक कि द केस हैज बीन कमिटेड टू इट, जब तक कि केस कमिट ना कर दिया जाए, ठीक है जी, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलो जी। 214 एडिशनल सेशन जज टू ट्राई केस मेड ओवर टू देम, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब सेशन के पास चला गया है 213 के अंदर केस। अब सेशन साहब लेट से, अब सेशन को तो देखो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, फील्ड के भी काम करने पड़ते हैं। अच्छा भैया, फिर पॉलिटिकल जो हालांकि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ही पॉलिटिकल वाले, पॉलिटिकली बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं एक सेशन को। लेट से जैसे गृह मंत्रालय की मीटिंग है, ठीक है जी, स्टेट का गृह मंत्रालय यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी, सेशन को वहां पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है जी, और कोई चारा नहीं, तो क्या करेगा। या फिर सीधी सिंपल सी बात है, जैसे मान लो रोहतक जैसा स्टेशन है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बिजनेस है, बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन है कोर्ट, ठीक है जी, सेशन भैया इतनी तो अपील सुनता है डेली की 50-55 तो अपीलें सुनता है सेशन रोहतक का। ठीक है जी, अब सीधी सिंपल अपील, वो बेसिकली सिर्फ बेल बेल की, ठीक है जी, इतनी तो अपीलें हो जाती हैं बेल वाली। ठीक है जी, तो फिर क्या करें भैया उसको, तो फिर वो क्या करेगा, वो मेक ओवर कर देगा किसको, अपने से लोअर कोर्ट को। सेशन की लोअर कोर्ट कौन सी होती है, एडिशनल सेशन जजेस की, ठीक है ना, असिस्टेंट सेशन जजेस की, उनको। 214 के अंदर एक एडिशनल सेशन जज shall try such cases as the sessions judge of the division may by general or special order make over to him for trial, or as the high court may by special order direct him to try। yes, और हाई कोर्ट को अंडरलाइन कर देना। 215 प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक servants for offense against public justice and for offenses relating to documents given in the evidences। मेरे को बंद ही करना पड़ेगा, अंदर बहुत परेशान करते हैं हमें। चलो, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ए, नंबर वन, इफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 टू 223, ठीक है जी, ये 215, 216, 217, 218, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है जी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पक्का है इस रो में से।
आओ जी, क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि मान लो कंटेम्प्ट ऑफ लॉकड अथॉरिटी का केस आ जाएगा तो कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, ठीक है जी, कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी या नहीं लेगी। नो को जरा बॉक्स कर दिया, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, कौन सा ऑफेंस, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 टू 223 बोथ इंक्लूसिव, यही कौन से, ये फैब्रिकेट करना एविडेंसेस, छुपाना, कंसील करना, डिस्पोज ऑफ करना एविडेंसेस को, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है जी। कोई अबेटमेंट करना, अटेम्प्ट टू कमिट करना इन वाले ऑफेंसेस का, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना है इन वाले ऑफेंसेस को करने के लिए, ठीक है जी। तो नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग, यस राइटिंग में कंप्लेंट आएगी, ठीक है जी, ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू whom he is administratively subordinate or of some other public servant who is authorized by the concerned public servant so to do, सीधी सिंपल सी बात है। या तो राइटिंग में कंप्लेंट आएगी विक्टिम के द्वारा, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या फिर ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसको ऑथोराइज किया गया है इन दिस बिहाफ। अगर राइटिंग में नहीं आती कंप्लेंट तो कोई भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कॉग्निजेंस नहीं लेगी। आओ जी, ये स्पेसिफिकली देख लेना, अंडरलाइन करना, 206 से लेकर 233, सॉरी 223 लिखा हुआ है। चेक 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 चेक। बी का एक पहला, कोई भी ऑफेंस है जो कि पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी, सेक्शन 229, 233, 229 से लेकर 233, 229 से 233 जो है ये भी वही वाले हैं सारे के सारे ऑफेंस, मैं एक मिनट आपको बता दूं। 229 से लेकर 233 है ये स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पिटी ऑफ पेटी ऑफेंसेस, ये है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। कौन सा आ गया ये, चलो चलो, अरे यार एक सेकंड, 229, यस ये है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। 229 है आपका पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंसेस, 233 है आपका यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, ठीक है जी। 236, 237 फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन, 237 है यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन, ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ 242 से लेकर 248, 242 से वही फॉल्स पर्सोनेशन है, और 248 आपका फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर, ठीक है जी, बोथ इंक्लूसिव। एंड 267, 267 स्पेसिफिक ऑफेंस इंटेंशनली इंसल्ट और इंटरप्ट द पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, दैट्स आपको गाली देने वाला। when such offense is alleged to have been committed in or in relation to any proceeding in the court, yes, कोई प्रोसीडिंग इन कोर्ट को लेकर कोई ऑफेंस आया है। नंबर टू, ऑफ एनी ऑफेंस जो कि डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 336 के अंदर, ठीक है जी, 336 बेसिकली आ गया है आपका फोर्जरी का। चलो जी, और पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 340, 340 इज अ फोर्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड यूजिंग इट्स एज जेन्युइन। और 342, 342 है आपका वही काउंटरफीटिंग डिवाइसेस मार्क यूज्ड, when such offense is alleged to have been committed in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in any court, yes, ये भी फोर्जरी से रिलेटेड आ गया है। चलो जी, नंबर थ्री, ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट, ये नहीं ऊपर जो ऑफेंस लिखे हुए ध्यान रखो, लगभग लगभग सारे के सारे फोर्जरी कागज से जुड़े हुए, इनके एविडेंसेस बनाना, फैब्रिकेट करने वाला, ठीक है जी। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के कंटेम्प्ट या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट पब्लिक अथॉरिटी के कंटेम्प्ट के केसेस की बात हो रही है आप, ठीक है जी। नो कोर्ट shall take cognizance except on the complaint in writing of that court, उस कोर्ट के द्वारा, या फिर by such officer of the court as the court may authorize in writing in this behalf, or of some other court to which the court is subordinate, yes, सीधी सिंपल सी बात, या तो कोर्ट स्वयं कंप्लेंट करे, या कोर्ट जज साहब खुद ना करके रीडर साहब को ऑथोराइज करते कि अरे भाई कंप्लेंट करवा दो इसकी, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है, कोई और ना करवाए तो सीधी सिंपल सी बात है किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को बोल दो, चलो जी। या फिर ऊपर कोई सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है जी, उस कोर्ट के ऑर्डर से भी हो जाता है, चलो जी आगे आ जाओ। जहां पर कंप्लेंट हैज बीन मेड किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और बाय सम अदर पब्लिक सर्वेंट who has been authorized to do so by him under clause A of subsection 1, any authority to which he is administratively subordinate or who has authorized such servant may order the withdrawal of the complaint and send a copy of such order to the court, and upon its received by the court no further proceeding shall be taken on the complaint। यह सीधी सिंपल सी बात है, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए था, ज्यादा भड़क लेने की इसकी जरूरत नहीं है। provided withdrawal shall be
चलो इसको मैं बढ़ाई देता हूं। देखो जी, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, जहां पर कंप्लेंट जो है बनाई गई है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट जो कि अथोराइज किया गया है ऐसा करने के लिए, अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है जी, कोर्ट के द्वारा। चलो जी, एनी अथॉरिटी टू विच ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट, तो कोई भी अथॉरिटी जिसके सबॉर्डिनेट वो बंदा है, और हु हैज अथॉराइज सच पब्लिक सर्वेंट, या फिर जिसने अथॉराइज किया है वो वाली अथॉरिटी, मे ऑर्डर, वो ऑर्डर कर सकती है कि वो विड्रॉ कर ले कंप्लेंट को, ठीक है जी, और सेंड कर सकती है, भेज सकती है एक कॉपी उस ऑर्डर की, किसको, कोर्ट के पास भी। एंड अपॉन रिसीव्ड बाय द कोर्ट, और अगर कोर्ट रिसीव कर लेता है उस ऑर्डर की कॉपी को, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन ऑन द कंप्लेंट, ठीक है जी, फिर कंप्लेंट को स्टे कर दिया जाएगा, सिनेडाई कर दिया जाएगा, ठीक है जी, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, प्रोवाइडेड दैट नो such withdrawal shall be ordered if the trial in the court of first instance has been concluded। ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा लेना। ध्यान रखना, कोई भी विड्रॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, ऑर्डर नहीं किया जाएगा यदि ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में इनिशिएटेड हो चुका है, ठीक है जी। चलो 3 को जाने दो, 4 को भी जाने दो, 216 पे आ जाओ। प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग एक्सेट्रा, यस, एक विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल ए कंप्लेंट इन रिलेशन टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी। ध्यान रखना, सेम ऑफेंस है 232 अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, तो ये सेम ही ऑफेंस बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, 232 आपका ये भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। सिर्फ नंबर को याद कर लेना, इधर उधर ध्यान रखो, उधर 232 है, इधर 216 है, ठीक है जी। चलो 217, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेस, यस। 217 के अंदर, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 7 और अंडर सेक्शन 196 और सेक्शन 299 और सब सेक्शन 1 और ऑफ सेक्शन 353 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी। 299 आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या है। आप 299 है जी, डेलिबरेटली एंड मेलिशियस एक्ट हो गया, इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, ठीक है जी। 299 कौमी दंगे भड़काना, ठीक है जी। फिर 196 आपको बता देता हूँ मैं, 196 है जी आपका, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है जी। और उसके बाद 353, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट है, कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, यस, पब्लिक मिसचीफ एक्सेट्रा आ गया इसके अंदर, ठीक है जी। कोई ऑफेंस कर दिए हैं ये वाले, ठीक है जी, वही दंगे फसाद करने की, और दंगे फसाद में बेसिकली मिसचीफ होता है प्रॉपर्टीज के साथ, वो काम कर दिया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी है ये वाले ऑफेंस करने के लिए, अबेटमेंट कर दिया है, ठीक है जी, ये वाले ऑफेंसेस करने के लिए जो कि डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 47 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर। चलो जी, 47 भी है, मैं आपको बता देता हूँ, अबेटमेंट है 47, अबेटमेंट इन इंडिया, except with the previous sanction of the central government or of the state government, no court shall take cognizance of any offence punishable under section 197 subsection 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 353 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी। चेक 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 चेक, इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली प्रीवियस सैंक्शन चाहिए चाहिए, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सैंक्शन चाहिए चाहिए, ठीक है जी, परमिशन चाहिए, ठीक है, इन तीनों अथॉरिटी को अंडरलाइन कर। No court shall take cognizance of the offence of criminal conspiracy punishable under section subsection 2 of section 61 by criminal conspiracy का section है, other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, वो वाली criminal conspiracy को छोड़कर जिसमें डेथ की पनिशमेंट है, लाइफ की पनिशमेंट है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है पूरे टर्म, 2 साल या 2 से ज्यादा के लिए, अनलेस जब तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज कंसेंटेड इन राइटिंग, राइटिंग में कंसेंट ना दे दे, ठीक है जी, टू द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की, सीधी सिंपल सी बात है, अंडरलाइन कर लो, स्टेट गवर्नमेंट, डीएम साहब,
जब हम बेसिकली बीएनएस कर रहे थे तो उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दो सजाएं मिली थी, दो सजाएं हमको देखने को मिली थी। उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को दो भागों में बांट दिया था। वो वाले जो बड़े बड़े ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर 10 साल, 10 साल से ज्यादा की सजा है, 10 साल से नीचे वालों की सजा, उसको छोटे वाले ऑफेंसेस में डाल दिया था। ठीक है जी, 10 साल नहीं, बेसिकली 2 साल के जो, ठीक है जी, उसको देख लेना थोड़ा सा कर। चलो जी, प्रोवाइडेड दैट जहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 215 लाइक नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी। जहां पर 215 वाला जो प्रोविजन अप्लाई होता है वहां पर ऐसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। 215 में कौन से ऑफेंसेस थे? 215 के अंदर वही 242 फोर्जरी फूजरी सब यही, झूठ बोलना, फैब्रिकेट एविडेंस करवाना, उसमें जरूरत। चलो 218 पे, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, एचपीएससी का फेवरेट सेक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। जब कभी भी कोई बंदा जो के हु और वो जो है या फिर था क्या जज या फिर मजिस्ट्रेट या फिर पब्लिक सर्वेंट था या है नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसको रिमूव नहीं करवाया जा सकता है अपने ऑफिस से, सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के, अगर वह अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का जो कि एलिज्ड टू हैव बीन कमिट माना गया है, किया गया है बाय हिम, उसके द्वारा माना गया है, किया हुआ व्हाइल एक्टिंग, किस समय, जब वो एक्ट कर रहा था या परपोर्टिंग टू एक्ट कर रहा था, डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। यस, इसको जरा अंडरलाइन कर लेना, लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। ठीक है जी, चलो जी। अगर किसी को अदरवाइज लिखना है तो ओम्बुड्समैन लिख सकता है इसको। ठीक है ना, ये इंग्लिश में भी आ सकता है कि भाई ओम्बुड्समैन की चाहिएगी इसके अंदर। ठीक है ना, सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन चाहिएगी, तो कंफ्यूज मत होना, ओम्बुड्समैन लोकपाल को इंग्लिश में बोला जाता है। लोकपाल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चेकिंग अथॉरिटी होती है, एक चेक एंड मेट वाली अथॉरिटी होती है, और कुछ नहीं। चलो, इन द केस of a person who is employed or as the case may be was at the time of the commission of the alleged offense employed in the connection with the affairs of the union ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो जी, ठीक है जी। और अगर वो कोई यूनियन का कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो अब लोकपाल या लोकायुक्त की प्रीवियस सेंक्शन नहीं चलेगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंक्शन चलेगी। इसी प्रकार से अगर वो स्टेट का कर्मचारी है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की सेंक्शन चलेगी। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर alleged offense was committed by a person referred to in clause B during the period while a proclamation issued under clause 1 of article 356 of the constitution was in force in a state, क्लोज बी विल अप्लाई एज इफ द एक्सप्रेशन स्टेट गवर्नमेंट। यस, अगर इमरजेंसी वगैरह लगी है, ध्यान रखना, अगर स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां लिखा है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर, यह भी बता दिया जाता है कि सच गवर्नमेंट शैल टेक ए डिसीजन विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज, अंडरलाइन। देखो जी, जो भी गवर्नमेंट रहेगी उसको 120 दिन के अंदर अंदर जो है फैसला करना पड़ेगा, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट टू द रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन इन केस इट फेल्स, और अगर वो फेल हो जाता है तो फिर सैंक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अकॉर्डेड बाय सच गवर्नमेंट। ठीक है जी, फिर अकॉर्डिंगली लेनी पड़ेगी। एक और जो स्टार लगा लो, 120 दिन पे स्टार लगा लिया है, नीचे भी स्टार लगाओ, यह भी बता दिया जाता है कि कोई भी सैंक्शन, नो सैंक्शन को अंडरलाइन करो, की जरूरत है ही नहीं अगर ऑफेंस कौन सा करना होना पाया गया है, 64, वही सारे के सारे महिलाओं से जुड़े हुए। बट कुछ सेक्शन जैसे नए आ गए हैं, सेक्शन 143 आ गया है, सेक्शन 199 आ गया है, सेक्शन 200 आ गया है। ठीक है जी, 199, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर द लॉ आ गया है। 200 है, पनिशमेंट है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम का। ठीक है जी, 143 आ गया है। 143 इज बेसिकली ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन। ठीक है जी, नो कोर्ट शैल टेक cognizance of the offence unless to have been committed by any member of the armed forces of the union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the central government। yes, अगर कोई आर्मी पर्सनल है, अगर उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस लेना है तो कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, उसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। छोड़ दो नंबर 3 को, नंबर 4 छोड़ दो, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन, छोड़ दो।
छोड़ दो 219। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, यस। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 81 टू 84, ये शादी से जुड़े हुए सारे के सारे, ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय, यस, विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट पर करी जाएगी, प्रोवाइड देयर, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर सच पर्सन इज चाइल्ड, अगर ये एग्रीड बंदा क्या है, वो बच्चा है या फिर अनसाउंड माइंड का है, और हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही है, रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट नीड, जिसको एक जरूरत पड़ती रहती है मदद की, और इज फॉर सिकनेस, और जो बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण अनेबल है टू मेक कंप्लेंट, कंप्लेंट करने के, और इज अ वुमन, या फिर वो एक वुमन है हु अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स ought not to be compelled to appear in public, some other person may with the leave of the court make complaint, yes, अगर वो बंदा देखो डिसेबल है तो क्या होएगा, कोई दूसरा बंदा, बट पहले उसको लीव लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, छूट करवानी पड़ेगी किससे, कोर्ट से, कि क्या हम बना ले जी राइटिंग में कंप्लेंट, तो कोर्ट उसको परमिट कर सकते, चलो। जहां पर यह जो बंदा है वह हस्बैंड है और वह सर्व करता है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन के अंदर, और कंडीशन ऐसी है उसकी जॉब की, बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर एज प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम ऑब्टेनिंग लीव, के उसको छुट्टी नहीं मिल सकती है, उसकी एब्सेंस नहीं लग सकती है, मान लो बॉर्डर के ऊपर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई, नहीं आ सकता भाई वो, टू इनेबल हिम टू मेक ए कंप्लेंट पर्सन सम अदर पर्सन, कोई दूसरा बंदा अथोराइज बाय, जो हस्बैंड के द्वारा अथोराइज होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, मे मेक ए कंप्लेंट ऑन दिस बिहाफ, सीधी सिंपल सी बात है। जहां पर पर्सन एग्रीड बाय एन ऑफेंस, जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 है ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, इज अ वाइफ, अगर वो वाइफ है, 82 बाईगे में की है, ध्यान रखना, कंप्लेंट में बी मेड ऑन हर बिहाफ by her father underline, mother underline, brother sister specifically underline, son daughter specifically underline, और by fathers या फिर mothers brother और sister specifically underline, चाचे ताऊ भी कर सकते हैं और मामा मौसियां भी कर सकती हैं, बुआ भी कर सकती है, with the leave of the court by any other person related to her by blood marriage or adoption, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि blood marriage adoption MBA से related हो, M for marriage, B for blood, A for adoption. For the purposes of subsection 1, no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by any offense, जो कि punishable under section 84 of the भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है जी, 84 है आपका, specifically enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman. जब in any case falling under clause A or of the proviso of subsection 1, the complaint is sought to be made on behalf of the child, or या फिर unsound mind के behalf पर, person who has not been appointed or declared by a competent authority to be the guardian of the child, or of person of unsound mind, as the court is satisfied that there is a guardian so appointed or declared, the court shall before granting the application for leave cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity being heard. बस इतना कर लो, वो खास नहीं है इसके अंदर, एलिगेशन एब्सेंस, हाँ ये देख लो जरा, नंबर 4, द अथोराइजेशन रेफर टू इन क्लोज बी, ये फौजी वाला, ठीक है जी, शेल बी राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए, अदरवाइज अटेस्टेड होनी चाहिए हस्बैंड के द्वारा, और उस पे शेल कंटेन क्या है, एक स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट he has been informed of the allegation upon which the complaint is to be founded, shall be countersigned by his, और कमांडिंग ऑफिसर है जो उसका, उसके भी काउंटर साइन होने चाहिए, एंड शेल बी अकम्पेन्ड बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय दैट ऑफिसर, और एक सर्टिफिकेट भी साथ में संलग्न होगा, ठीक है जी, ऑफिसर के द्वारा, टू द इफेक्ट दैट लीव ऑफ द एब्सेंस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कंप्लेंट इन पर्सन कैन नॉट फॉर द टाइम बीइंग बी ग्रांटेड, और जिसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होगा कि भैया ऐसी कंडीशन के अंदर जॉब हो रही है कि यहाँ पे छुट्टियां नहीं मिल सकती है, ठीक है ना, तो ये सर्टिफिकेट भी आएगा उसको। Any document purporting to be such an authorization and complying with the provision of subsection 4, and any document purporting to be a certificate required, छोड़ दो इसको, सीधा सिंपल, be presumed, इसको अंडरलाइन कर लो बस, be presumed to be genuine and shall be received in evidence, कोई भी सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है जी, चलो। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, वो रेप वाले ऑफेंस आ गए हैं, चलो जी, ठीक है जी,
ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जहां पर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, अंडरलाइन कर लो, स्पेसिफिक है, द वाइफ बीइंग अंडर दी 18 साल ऑफ एज, इफ मोर देन 1 ईयर हैज इलेप्स्ड, अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस इंसिडेंट को, तो ध्यान रखना कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, ये लिमिटेशन की तरह चला जाएगा। ठीक है जी, चलो। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू द अबेटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस एज, जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, 219 के अंदर बेसिकली ब्याह शादी वाले मामले आ चुके हैं। 218 के अंदर विटनेस को थ्रेटन कर दिया गया है। 217 के अंदर कौमी दंगे हो गए हैं। ठीक है जी, 216 के अंदर ना, 217 में क्या था, एक सेकंड, ये तो 217 में तो जज साहब आ गए शायद। हाँ, ये मैरिज हो गया है, और ये आपका, हाँ 218 के अंदर जज आ गया, 217 के अंदर ये कौमी दंगे आ गए हैं। ठीक है जी, 216 के अंदर विटनेस को थ्रेट कर दिया है, 215 आपका कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी है। ठीक है जी, 214 तो जनरल। चलो याद गया। मैरिज हो चुका है। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है जी, 85 आपका क्या है, 85 आपका है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरलिटी, यस क्रूरलिटी शुरू हो जाती है 85 से। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफेंस जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 85 रहेगा भारतीय न्याय संहिता के अंदर, एक्सेप्ट जब तक कि अपने पुलिस रिपोर्ट के ऊपर पुलिस रिपोर्ट आ जाए फैक्ट्स की, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो सच ऑफेंस, और या फिर कंप्लेंट बनाई जाए बाय द पर्सन जो कि एग्रीड है इस ऑफेंस के द्वारा, या फिर उसके फादर के द्वारा, माँ के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, या फिर बाय हर फादर्स मदर्स ब्रदर और सिस्टर। ठीक है जी, चाचे ताऊ वास, ठीक है जी, मामे और मौसियास। ठीक है जी, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज एडॉप्शन, सीधी सिंपल सी बात है। 221 कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 67। 67 इज बेसिकली गैंग रेप, सेक्शन इंटरकोर्स बाय हस्बैंड, अच्छा ठीक है जी, ड्यूरिंग सेपरेशन। चलो, जहां पर पर्सन आर इन ए मैरिटल रिलेशनशिप एक्सेप्ट अपॉन प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन, अंडरलाइन करो, प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन ऑफ द फैक्ट which constitute the offense upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband। ध्यान रखना, 221 का जो ऑफेंस है इसके अंदर कोई भाई बहन मामा मौसी कुछ नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, बस बात खत्म, और कोई भी नहीं। ठीक है ना, और स्पेसिफिक करना है तो बाय दी वाइफ अगेंस्ट दी हस्बैंड। ठीक है जी, यहाँ पर कोई ना तो एमबीए है ना तो कोई रिश्तेदार। आओ जी, 222 डिफेमेशन, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी उस ऑफेंस का जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 356 है, वही डिफेमेशन है ये, एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन जो कि एग्रीड बाय द ऑफेंस है, प्रोवाइडेड दैट यह भी बताया जाता है कि सच पर्सन यदि वो चाइल्ड है या फिर अनसाउंड माइंड है और हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या फिर सिकनेस या कमजोरी के कारण अनेबल टू मेक कंप्लेंट है, या फिर वो एक वुमन है जो अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम या फिर मैनर वो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कंपनी में सॉरी पब्लिक में अपने आप को एक्सपोज कर सके। सम अदर पर्सन, कोई ऐसा बंदा है जो फिर विद द लीव ऑफ द कोर्ट मेक कंप्लेंट इन हिज और हर बिहाफ, तो कोई दूसरा बंदा उसके बिहाफ पे कर देगा, लेकिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस संहिता, स्टार लगा लेना। ठीक है जी, जब कभी भी ऑफेंस जो फॉल अंडर सेक्शन 356 होता है बीएनएस के अंदर, इज एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट ऐसे बंदे के अगेंस्ट में कमिट हुआ है जो एट द टाइम ऑफ सच कमीशन, जो कमीशन ऑफ द ऑफेंस के समय क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर है किसी स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का, ठीक है जी, मिनिस्टर है यूनियन का या फिर स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का, या फिर एनी अदर पब्लिक सर्वेंट है जो कि एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन हिज डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन। अ कोर्ट ऑफ सेशन, अंडरलाइन करो, स्पेसिफिकली बॉक्स बना लो, अब यह ट्रायल कोर्ट कौन सी हो जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन हो जाएगी, may take cognizance of such offense without the case being committed to it upon a complaint in writing made by the public prosecutor। ठीक है जी, ध्यान रखना, कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक इन केसेस के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी साहब किसके, सेशन कोर्ट के, वो राइटिंग में कंप्लेंट ना दे। क्यों, जिसके खिलाफ डिफेमेशन हुई है वो महामहिम है जी। ठीक है जी, चलो,
Every complaint referred to in subsection 2 shall set forth the facts which constitute the offense, allege the nature of the offense. ठीक है जी, nature of the offense बताना पड़ेगा, set forth facts भी करने पड़ेंगे, and such other particulars as are reasonable sufficient to give notice, वो भी बताने पड़ेंगे। ठीक है जी, to the accused, क्योंकि proper notice भी देना है accused को। चलो जी, no complaint, दोबारा से no आ गया, बॉक्स कर लेना। No complaint under subsection 2 shall be made by the PP except with the previous sanction, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। इन केस अगर पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है वो गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ दैट गवर्नमेंट में है। इन केस ऑफ अदर पब्लिक सर्वेंट है तो फिर वो वाली स्टेट देखी जाएगी किस, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी अन्य केस में। चलो जी, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस कंप्लेंट मेड इन राइटिंग विद इन 6 महीने फ्रॉम द डेट, अंडरलाइन करो, बॉक्स कर लो, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज alleged to have been committed. Nothing in this section shall affect the right of the person against whom the offense is alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offense before magistrate. चलो जी, ठीक है जी, आओ जी, चैप्टर 16। इससे पहले कंप्लेंट के ऊपर जरा केस लॉज लिख लो। ओके जी, पहला केस लॉ लिखो कंप्लेंट के ऊपर, चैप्टर 15 पे, रोजी एंड अनदर, रोजी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2000 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, नेक्स्ट केस लो लिखो, मनहरी भाई, मनहरी भाई, मूलजी भाई, स्टार लगा लेना इस पे, मूलजी भाई केडिया, वैसे तो काकेडिया है, तो कर लो, वर्सेस शैलेश भाई मोहन भाई पटेल। नेक्स्ट केस पे स्टार लगाओ, पूनम चांद जैन, पूनम चंद कह लो, वर्सेस फजरू, 2010 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट केस सुपरस्टार लगा लो, अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल, 2004 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट केस लो, अगेन स्टार लगाओ, के एम मैथ्यूज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स एंड अनदर, 1991 सुप्रीम कोर्ट। 3 केस, चैप्टर 15 अदालत प्रसाद, के एम मैथ्यूज और पूनम चंद जैन। ठीक है जी, जिसको ये 3 केस नहीं आते, चैप्टर 15 नहीं आता उसको। आगे आ जाओ, आओ, शाबाश, कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट। एक मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, सॉरी, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट, सीधी सिंपल सी बात है, एक मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, किसका, ऑन किसी कंप्लेंट पर, उसको शेल को अंडरलाइन करो, एग्जामिन करना पड़ेगा ओथ के ऊपर कंप्लेंट को और जितने भी विटनेस प्रेजेंट है वहां पर, इफ एनी,
एंड द सब्सटेंस, और जो भी सब्सटेंस है ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग, ठीक है जी, उसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा। एंड शैल, एंड के ऊपर से लगा लो, शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, और जो भी विटनेस वहां पर जो खड़े हैं, ठीक है, सबके साइन हो जाएंगे, एंड आल्सो बाय द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के भी साइन हो जाएंगे। तीनों साइनों को जरा स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर लेना और याद कर लेना। Provided that no cognizance of an offense shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity to being heard. Yes, कोई भी अगर कंप्लेंट आएगी तो बिना accused को सुने कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। Provided further that, जहां पर जब when the complaint is made in writing, the magistrate need not to examine the complainant and the witnesses, ठीक है जी, अगर राइटिंग में ऑलरेडी कंप्लेंट आ रही है तो उनको राइटिंग में एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है। कब? यदि पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग या फिर परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में है, ठीक है जी, या फिर कोर्ट ने स्वयं कंप्लेंट करी है, ठीक है जी। आप सीधी सिंपल सी बात है, किसी जज को आप बुलाओगे और उसको एग्जामिन करोगे, यू बीइंग अ जज ओनली, ठीक है जी, नहीं हो पाएगा। इफ द मजिस्ट्रेट, यदि मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर किया है केस को, ठीक है जी, किस लिए? इंक्वायरी के लिए, फिर ट्रायल के लिए किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 212 2/2 कर दिया है, चलो। Provided also that यदि magistrate makes over the case to another magistrate under section 212 after examining the complainant and the witnesses, the latter magistrate need not to re-examine them। चलो explanatory provision आ गया है, अच्छी बात है। नंबर 2, एक magistrate shall not take cognizance on a complaint against public servant। देखो जी, कोई मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी कंप्लेंट पर, अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में वो कंप्लेंट है, फॉर एनी ऑफेंस, किसी ऐसे जो अलेज्ड टू हैव बीन, जो कहा गया है कि वो हुआ है इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शन, अपने ऑफिशियल फंक्शन निपटाने के दौरान, ठीक है जी, कोई ऑफेंस उनसे हो गया, ऐसा कहा गया है, या फिर ड्यूटीज निपटाते समय, अनलेस, जब तक कि सच पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक असर्शन एज टू द सिचुएशन दैट लेड टू द इंसिडेंट सो अलेज्ड, ठीक है जी। रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा उस पब्लिक सर्वेंट को, देखो जी ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है, ठीक है जी, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, पूछेंगे उससे, चलो जी। रिपोर्ट, ओ या फिर जब तक एक रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड, ठीक है जी, जब तक सुपीरियर ऑफिसर से इस प्रकार के सर्कमस्टेंस इंसिडेंट की रिपोर्ट ना आ जाए कि जी क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी चलती हैं, देखो पब्लिक का तो क्या है, पब्लिक तो किसी के खिलाफ भी केस कब भी चाहे जब भी चाहे कोई भी कंप्लेंट वगैरह कर देगी, बट यह काम देखने का कि भैया ऐसा कुछ है या नहीं है, ये काम मुझे देखना पड़ेगा, चलो। 224, प्रोसिक्यूशन बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस, यस, उन केसेस के अंदर क्या करेंगे जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर ही नहीं है कि वो कॉग्निजेंस ले सके। यदि कंप्लेंट बनाई गई है मजिस्ट्रेट को जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस के, ही शैल, अंडरलाइन शैल, उसको करना पड़ेगा काम। यदि कंप्लेंट राइटिंग में है, रिटर्न कर देगा, किस लिए? ताकि प्रेजेंट करी जा सके यह प्रॉपर कोर्ट में, ठीक है जी, विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, एंडोर्समेंट को अंडरलाइन कर देना, एंडोर्समेंट मतलब उस पर लिखकर, चलो जी। इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, यदि यह कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है, ठीक है जी, डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, देखो जी अगर राइटिंग में कंप्लेंट आ गई है तो एंडोर्स, उस पर लिखना पड़ेगा भैया, जाइए प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। अगर लेट से ओरल कंप्लेंट लेकर आया है कंप्लेनेंट, तो फिर क्या करेंगे, उसको ओरली बोल देंगे, जाइए प्रॉपर कोर्ट उधर है, इस कोर्ट से बाहर निकलिए, दाएं मुड़िए, दाएं मुड़ के सीधा टी पॉइंट पे जाइए, टी पॉइंट से फिर लेफ्ट साइड में वो कोर्ट है आप, चलो। 225, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, यस। देखो जी सीधी सिंपल सी बात है, जब फाउंडेशन की क्लास लगती होती है तो प्रोसीजर जो भी मैं कराता हूँ उसके अंदर मैं किसी भी केस की लाइफ लाइन जो है वो जरूर करवाता हूँ, ठीक है ना, कि एक केस की जीवन रेखा किस प्रकार से फ्लक्चुएट होती है, चलती है, ठीक है जी। अब उसके अंदर क्या है आपको बताया जाएगा कि मान लो कोई केस एफआईआर से निकला है, तो क्या क्या बीच में स्टेप्स आएंगी, ठीक है ना, क्या क्या बीच में जो है इश्यूज आते हैं, कौन कौन से मैंडेटरी इशू आते हैं, ठीक है ना, ठीक है जी, चार्जशीट आ गई है, ठीक है जी, फिर किस पॉइंट के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाता है, किस पॉइंट पे इंक्वायरी खत्म होती है, ठीक है जी, फिर ट्रायल के दौरान कौन सी एप्लीकेशन मैंडेटरी है, कौन सी, ये बताया जाता है। ऐसे ही कंप्लेंट के विषय में बताया जाता है, ठीक है जी, फिर ये बताया जाता है कि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई कंप्लेंट से निकल गई ये टाक ये इधर जुड़ जाए, या फिर एफआईआर वाला केस ये टाक इधर जुड़ जाए, ठीक है ना, फिर किस हिसाब से होगा, ठीक है ना, ये भी समझाया जाता है। तो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना हम इतना टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि अपना टारगेट पीटी
क्लियर करने का है। आ जाओ जी जरा, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज। ठीक है जी, अब एक नेसेसरी स्टेप होता है जब कभी भी कंप्लेंट केस आता है तो प्रोसेस इशू करे जाते हैं। यानी कंप्लेनेंट आ गया, विटनेसेस आ गए, जज साहब ने पूछा हाँ जी कंप्लेनेंट आ गया, कंप्लेंट बोलेगा हाँ आ गया, ठीक है जी। जज साहब पूछेंगे विटनेस आ गए, कंप्लेंट बोलेगा हाँ जी आ गए, चलो भैया ठीक है। और क्या बोलते हैं, राइटिंग में एग्जामिन कर लेते हैं सबको, हाँ जी बताओ जी क्या कुछ कहना, सबको एग्जामिन कर लिया। एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये केस तो बन गया, यानी कोर्ट ने मूड बना लिया कि भैया मैं कॉग्निजेंस लूंगा इसका, तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोसेस इशू कर देगी उसे। अब प्रोसेस इशू में क्या होगा, समन का केस है तो समन चला जाएगा, वारंट का केस है तो वारंट चला जाएगा, ठीक है ना। कौन से केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर प्रोसेस इशू ना होके अपितु पोस्टपोन ही हो जाए प्रोसेस। चलो, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस व्हिच ही इज अथोराइज्ड टू टेक द कॉग्निजेंस, कोर्ट कंपिटेंट है, ठीक है जी, और व्हिच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 212, या फिर कंप्लेंट केस आया है या फिर कोई केस मेक ओवर होकर आया है, मे इट थिंग्स फिट, अगर उसको ठीक लगता है, एंड शेल इन ए केस, और शेल को अंडरलाइन करो, और शेल, और उन केस के अंदर तो करना ही करना होगा, इन केस जहां पर अक्यूज जो है वो रहता है एक ऐसे प्लेस पर जो बियॉन्ड द एरिया इन विच ही एक्सरसाइज हिज जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी, जो बियॉन्ड द एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में रहता हो, पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है जी, क्या कर देगा, पोस्टपोन कर देगा इशू ऑफ प्रोसेस को अगेंस्ट द अक्यूज, अक्यूज के अगेंस्ट में। एंड या तो इधर इंक्वायरी इनटू द केस हिमसेल्फ कर देगा, या फिर डायरेक्ट कर देगा एक इन्वेस्टिगेशन जो कि बनाई जाए पुलिस के द्वारा, और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट, जो भी उसको ठीक लगे, फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। यस, देखो जी, शेल को अंडरलाइन कर लो, ठीक है जी, यानी इन केस के अंदर, जिस केस के अंदर जो अक्यूज्ड है वो बाहर रहता है जुरिडिक्शन से, ठीक है जी, पोस्टपोन कर देंगे इश्यू ऑफ द प्रोसेस, किसके अगेंस्ट में, अक्यूज के अगेंस्ट में। या फिर इधर, या तो सीधा सिंपल इंक्वायरी इनटू द केस हिमसेल्फ कर देगा, जब सब खुद ही इंक्वायर कर लेंगे उस केस को, ठीक है जी, या फिर डायरेक्ट कर देंगे इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को बोल देगा भाई इन्वेस्टिगेट करके लेके आओ, ठीक है जी, या फिर बाय सच अदर पर्सन एज थिंग्स फिट, ठीक है जी, पुलिस के द्वारा करवा लेंगे इन्वेस्टिगेशन, या किसी दूसरे बंदे के द्वारा करवा लेंगे, ठीक है जी। चलो जी, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, यह डिसाइड करवाने के लिए कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है भी कि नहीं है केस चलाने के लिए, ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, कहां पर, जहां पर इट अपीयर्स द मजिस्ट्रेट को अपीयर होता है दैट के ऑफेंस कंप्लेन्ड ऑफ इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है जी, ये जो ऑफेंस कंप्लेंट हुआ है यह एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो सीधी सिंपल सी बात है, जेएमआईसी क्यों करेगा फिर। चलो जी, या फिर जहां पर कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय कोर्ट, जहां पर कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट नहीं बनाई गई है, अनलेस, जब तक कि कंप्लेनेंट एंड द विटनेस इज प्रेजेंट इफ एनी हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 223, जब तक उनको ऑन ओथ एग्जामिन नहीं कर लिया जाता है तब तक। In an inquiry under subsection 1, the magistrate may, if thinks fit, take evidence of the witnesses on oath, ठीक है जी, अगर ठीक लगता है तो on oath उनको एग्जामिन भी कर सकता है, प्रोवाइड दे, परंतु यह बता दिया जाता है यदि कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को अपील होता है कि ऑफेंस कंप्लेंट इज ऑफ इज ट्रायबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन, के भाई साहब ये एक ऐसा ऑफेंस आपके सामने आ गया है जेएमआईसी के सामने कि है तो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ही शेल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट, अब वो क्या करेगा, कॉल अपॉन करवाएगा, बुला लेगा उसको, किसको, कंप्लेनेंट को, और उसको बोलेगा कि प्रोड्यूस कर दे अपने सारे के सारे विटनेस, ठीक है जी, और सबको एग्जामिन करवा लेगा, कैसे, ओथ के ऊपर, और राइटिंग में रिड्यूस कर देगा, और ये राइटिंग फाइल बना के पूरी कोर्ट ऑफ सेशन को पकड़ा देगा। If an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, ठीक है जी, अगर इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 बनाई गई है एक ऐसे बंदे के द्वारा जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ही शेल है सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जो कन्फर्ड करी गई है इस संहिता के द्वारा किसी भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर, एक्सेप्ट, किस पावर को छोड़कर, कि वो अरेस्ट नहीं कर सकता है बिना वो, ठीक है ना, बाकी सारी की सारी पावर सेम हो जाएगी। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, यस, इफ आफ्टर दी कंसीडरिंग दी स्टेटमेंट ऑन ओथ, ठीक है जी, एग्जामिनेशन करवा लिया है, ठीक है जी, अब वो स्टेटमेंट पढ़ रहा है जज साहब, ठीक है जी, ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफ द विटनेसेस एंड द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इंक्वायरी होनी थी तो इंक्वायरी करवा ली, इन्वेस्टिगेशन होनी थी तो इन्वेस्टिगेशन करवा ली, अंडर सेक्शन 226 द मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि इस केस को आगे, ये कंप्लेंट केस पे आगे प्रोसीड किया जाए, ही शेल, अंडरलाइन शेल, डिसमिस द कंप्लेंट, एंड इन एवरी सच केस he shall briefly record his reason for so doing, ठीक है जी, पूरा रीजन डिसीजन लिखेगा। आओ जी,
चैप्टर 17, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है जी, ये सारा काम करने के बाद कोर्ट को लगता है हाँ भाई केस तो चलाने के लायक है, तो अब कोर्ट क्या करेगी, इशू कर देगी प्रोसेस। यदि ओपिनियन मैजिस्ट्रेट का, जो जिसने कॉग्निजेंस दिया है ऑफेंस, देयर इज सफिशिएंट, उसका क्या ओपिनियन है कि सफिशिएंट ग्राउंड है एज द केस अपीयर्स टू बी। ठीक है जी, अब वो क्या करेगा, समन केस है तो ही शैल इशू समन, वारंट केस है तो ही में इशू ए वारंट, में लिखा हुआ है। देखो ऊपर समन केस लिखा हुआ तो यहाँ शेल लिखा हुआ है, यहाँ वारंट केस लिखा हुआ है तो यहाँ पर में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक हम एक सेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। और इफ थिंग्स फिट, अगर उसको ठीक लगता है, एक समन्स फॉर कॉजिंग द अक्यूज टू बी ब्रॉट और टू अपीयर एट सर्टेन टाइम बिफोर मजिस्ट्रेट, किस लिए, उसको पूरा नोटिस दिया जा सके कि भैया फलानी तारीख को फलाने बजे फलानी कोर्ट में आ जा। ठीक है जी, या फिर अगर उसके पास जुडिक्शन नहीं बनता है तो सीधा सिंपल वो समन या वारंट भेज देगा और उस कोर्ट का वेन्यू लिख देगा जिस कोर्ट के पास पावर है। ठीक है ना, सम अदर मैजिस्ट्रेट है। चलो जी, प्रोवाइडेड दैट समन्स और वारंट्स में आल्सो बी इशूड टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक मींस। ठीक है जी, सॉरी, इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। चलो ये तो सिंपल सा है, आ जाओ। नो समन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज अंडर सबसेक्शन 1 अंटिल, जब तक एक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड, ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना, जब तक लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं सबमिट हो जाती है अलोंग विद द केसेस। ठीक है जी, कोई इशू समन, कोई समन इशू नहीं होगा, कोई वारंट इशू नहीं होगा। In a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summon or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such complaint. Yes, complaint राइटिंग में आई है या फिर बाद में उसको रिड्यूस करा गया है राइटिंग में। ठीक है जी, तो समन के साथ में संलग्न होकर कॉपी ऑफ द कंप्लेंट जाएगी। इसलिए जाएगी क्योंकि प्रॉपर नोटिस देना है अक्यूज को। जहां पर बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एनी, कोई प्रोसेस फीस बताई गई है या फिर कोई दूसरी फीस बताई गई, स्टार लगा लेना, जो कि पेबल है, दे है। नो प्रोसेस शैल बी इशू, प्रोसेस इशू नहीं करे जाएंगे जब तक वह फीस पे ना कर दी जाए, और यदि यह फीस पे नहीं करी जाती है रीजनेबल टाइम के अंदर, ठीक है जी, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिसमिस द कंप्लेंट, इस डिसमिसल को बॉक्स कर लेना। ठीक है ना, देखो जी, कोर्ट के अंदर कोई भी काम फ्री नहीं होता है। ठीक है जी, कोर्ट मांगेगी पैसे। ठीक है जी, आदमी बोलेगा पैसे तो है नहीं, कोर्ट बोलेगी टाटा बाय बाय। चलो जी, अब आ जाओ। 228, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, सिर्फ हेडिंग से कर लो। ठीक है ना, काफी हो जाएगा। जहां पर मैजिस्ट्रेट इशू कर देता है समन, तो उसी समय वो चाहे तो समन के ऊपर ही लिख सकता है कि भाई आपको इन पर्सन आने की जरूरत नहीं है, आप किसी अथोराइज एजेंट के थ्रू या एडवोकेट के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर ऐसा समन के ऊपर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, उस आदमी को बेसिकली इन पर्सन अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है। लेट से समन के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो इन पर्सन आना पड़ेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना, समन के ऊपर लिख दिया है इन पर्सन आना है तो ऑब्वियसली फिर तो कोई चारा ही नहीं बचा हुआ। ठीक है जी, 229, स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस, सिंपल कर लो। जो भी पेटी ऑफेंसेस रहेंगे उसके अंदर स्पेशल समन जाएंगे। स्पेशल समन किस लिए कहते हैं कि पेटी ऑफेंसेस के अंदर बेसिकली समन्स के थ्रू ही उसको भुगतान करने का मौका दे दिया जाता है। ठीक है जी, लेट से मान लो किसी का कोई 10,000 रुपए का लेने देने का काम है। ठीक है जी, एक बंदा जो है दे नहीं रहा है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो जी, कंप्लेनेंट के पैसे ले रखे हैं किसने, अक्यूज ने। अक्यूज कितने ले रखे हैं, 10,000 रुपए ले रखे हैं लेट से। ठीक है ना, सी को हार फिर के कंप्लेंट डालनी पड़ गई, क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी है भाई उसने। ठीक है जी, ए के अगेंस्ट में, क्योंकि इशू प्रोसेस करना है, प्रोसेस फी आ चुकी है। ठीक है जी, चलो जी, अब क्या है, कोर्ट ने समन भेज दिया है। समन क्या भेज दिया है, उसी के अंदर लिख दिया है कि भाई तेरे खिलाफ 10,000 रुपए का आया है। ठीक है जी, सी ने कंप्लेंट उसमें डाला है, कैसे, एक भैया चेक दिया है, चेक के ऊपर तेरे साइन होके रखे हुए, यानी देखो सीधे सिंपल प्रूव्ड केस है, कुछ प्रूव नहीं करना है। ठीक है जी, आज नहीं तो कल अक्यूज को देने ही है पैसे, क्योंकि चेक साइन करके दे रखा है, उसकी देनदारी बनती है। ठीक है ना, सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्रिजम्पशन बनती है कि देनदारी है भैया उसकी। ठीक है जी, तो अब क्या है, क्यों खाम का, अब देखो ए के पास क्या है कि भैया क्यों खाम का जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा। ठीक है जी, समन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई
ये ले, एक डिमांड ड्राफ्ट है, ये डिमांड ड्राफ्ट भर के भेज दे। ठीक है ना, ये पैसा जमा करवा दे ट्रेजरी में। ठीक है जी, और डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट में पेश कर दे। ठीक है, सिंपल, ऐसा काम कर दे, बच जाएगा, नहीं तो फिर बच जाएगा। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। For the purpose of this section, petty offences means any offence punishable only with a fine not exceeding 500 रुपए, but does not include any offence so punishable under Motor Vehicle Act 1988। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का केस अंडर नहीं आता इसके, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज पर्सन इन हिज एब्सेंस ऑन ए प्ली ऑफ गिल्ट। ठीक है जी, या फिर जिसके अंदर जेल की सजा का प्रावधान है, ध्यान रखना वो इस सेक्शन के प्रभाव से पिटी ऑफेंसेस की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है ना। आओ जी, 230, सप्लाई करना पड़ेगा अक्यूज को क्या कौन सी चीजें, कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही बात है जी। अब क्रिमिनल केस है भैया, अब अक्यूज पर्सन जो है कोर्ट के सामने अपीयर होगा, तो उसको प्रॉपर नोटिस दिलवाना है। प्रॉपर नोटिस किस किस चीज से आएगा, लेट से कंप्लेंट है तो राइटिंग में कंप्लेंट, एफआईआर है तो राइटिंग में जो लिखी गई है एफआईआर की कॉपी दिलवाई जाएगी। चार्जशीट हुई, चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इन्वेस्टिगेशन के सारे कागज जो कि चार्जशीट के अंदर आएंगे वो सारे के सारे दिए जाएंगे। ठीक है जी, और दूसरे कोई ऑर्डर्स वगैरह रहेंगे वो दिए जाएंगे, सर सीजर मेमो सारे के सारे पकड़ाए जाएंगे अक्यूज को। अगर कंप्लेंट केस है तो राइटिंग में कंप्लेंट, जो एग्जामिनेशन हुई है राइटिंग में। ठीक है जी, कोर्ट के ऑर्डर तलवाना, एफिडेविट सब कुछ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा किसको, अक्यूज को। एक्सेप्ट वो वाले कागज, वो वाली पेपर बुक, वो वाली डॉक्यूमेंट छोड़कर, जिसको अगर चार्जशीट पुलिस दे रही है तो वो वाले डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने रिक्वेस्ट किए हैं जज साहब को कि ये वाले डॉक्यूमेंट अक्यूज को कृपया ना पहुंचाएं, जो सेक्शन 193 आपने कल पढ़े थे, है ना। ऐसे ही कंप्लेंट केस के अंदर होता है। आओ जरा मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। इन केस जहां पर प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, द मजिस्ट्रेट शेल विदाउट डिले एंड इन केस बियॉन्ड 14 डेज अंडरलाइन। ठीक है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज, अक्यूज अपीयर हो चुका कोर्ट के सामने 14 दिन के अंदर अंदर, फर्निश करना पड़ेगा अक्यूज को क्या, एंड द विक्टिम और विक्टिम को इफ रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ए कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यस पुलिस रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है जी, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 180, वही 180 के बयान। कहाँ गया कर्सर, कहाँ है, ये क्या होगा। अरे ये क्या हो गया भैया। हो गया भैया। हम्म, अरे यार चलो मैं इसको काट के दोबारा निकालता हूँ। अरे
ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी कॉपी। ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, अगर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर है, क्या क्या चीजें दी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है जी, फर्स्ट एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, स्टेटमेंट जो कि 180 के बयान थे वो दिए जाएंगे, एक्सक्लूडिंग उनको छोड़कर, दे फ्रॉम एनी पार्ट इन रिगार्ड विच रिक्वेस्ट बनाई गई है कि एक्सक्लूड कर दिया जाए इन डॉक्यूमेंट को पुलिस के द्वारा अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 193। कन्फेशन फर्दर साहब दिए जाएंगे उनको, ठीक है जी, रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 183, यह सीधी सिंपल सी बात है। एनी अदर डॉक्यूमेंट या फिर रिलेवेंट जो कि एक्सेप्ट रहे, ठीक है जी, जो कि सबसेक्शन 6 193 के अंदर बताए गए वो, ठीक है जी, प्रोवाइड दे, परंतु ये बता दिया जाता है मजिस्ट्रेट में आफ्टर परसुइंग सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इज रेफर टू इन क्लोज थर्ड and considering the reason given by the police officer for request, direct that a copy of that part of the statement या फिर portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused। हालांकि देखो पुलिस ने तो रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी जज साहब का क्या मंतव्य है या फिर जज साहब का क्या ओपिनियन है कि कोई बात नहीं, इतने क्रूशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, पहुंचा दो इनको। अगर जज साहब चाहें तो पहुंचा सकते हैं डॉक्यूमेंट को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, परंतु यह भी बता देता है मैजिस्ट्रेट यदि सेटिस्फाई हो गया है कि कोई सच डॉक्यूमेंट इज विल वॉल्यूमिनस, के भाई साहब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, he shall instead of furnishing accused and the victim if represented by an advocate with a copy thereof may furnish copies through electronic means or direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in the court। सीधी सिंपल सी बात है, मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया जिसके अंदर हजारों पेजेस है, लाखों पेजेस है, तो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट नहीं पकड़ाएंगे, ठीक है ना, क्यों, ऊपर शेल लिख दिया है। तो फिर क्या प्रोविजन आ गया है, प्रोविजन ये आ गया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक फाइल पकड़ा देंगे उनको। और लेट से अगर उनको सर्च करके, क्योंकि एडवोकेट अपनी मेहनत तो करेगा ही, ठीक है जी, लेट से उनको इंस्पेक्ट करना है कोई डॉक्यूमेंट, तो कोई बात नहीं, जो इंस्पेक्शन फी होती है कोर्ट में जाके वो इंस्पेक्शन कर सकते। Provided also that supply of the document in electronic form shall be considered as duly furnished। Yes, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए गए हैं तो इसको भी ड्यूली फर्निश समझा जाएगा। 231 सप्लाई द कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द अक्यूज अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। यस, 231 जहां पर केस इंस्टीट्यूटेड है अदरवाइज देन ऑफ द पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी दूसरे तरीके पर केस इंस्टीट्यूटेड है, इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट इशूइंग द प्रोसेस। 227 के अंदर जो प्रोसेस इशू हुई है दैट के ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, द मजिस्ट्रेट शेल अंडरलाइन शेल फोर्थ फर्निश कर देगा अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट ए कॉपी ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सी, जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है 223 के अंदर, 225 के अंदर, ठीक है जी। चलो जी, कौन सी, वही कंप्लेनेंट और एग्जामिनेशन उस पे राइटिंग में और पे करे गए। द स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन अगर है 183 की, तो वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट ऑन विच प्रोसिक्यूशन प्रोपोजेस टू रिलाई, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोसिक्यूशन अपना केस रिलाई करता है। प्रोवाइडेड दैट, परंतु मजिस्ट्रेट यदि सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वॉल्यूमिनस है, सेम टू सेम है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रोवाइडेड फॉर सप्लाई जो है कंसीडर करी जाएगी ड्यूली। चलो जी, 232 स्टार लगा लेना। कमिटमेंट कर रहे हैं केस की, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, जब ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिव राइट। चलो जी, ध्यान रखना, 213 214 स्पेसिफिकली 213, ठीक है जी, और 232 का क्लैश बच्चे समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्लैश है नहीं बट बच्चे समझ लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, हमेशा मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, कमिटल स्पेसिफिकली 213 में, ठीक है जी, जब एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन चल रहा है प्रोसीजर में आगे, ठीक है जी, तो फिर 232 के थ्रू हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेटिव है, ध्यान रखना है 232। जब इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट, यह कोर्ट के सामने प्रतीत होता है क्या कि ऑफेंस टू ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो क्या करेगा, ही शैल कमिट कर देगा आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230 का सारा प्रोविजन, या फिर 231, क्योंकि केस तो देखो एफआईआर पे भी आ सकता है और क्रिमिनल उस पे कंप्लेंट पे भी आ सकता है। तो किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू द बेल, ठीक है, जो भी बेल बूल का करना है वो सारा काम कर पूरा के, ठीक है जी, रिमांड रिमूव का सारा काम कर पूरा के ऑफ द अक्यूज अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू द बेल रिमांड ऑफ द अक्यूज टू द कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। सीधी सिंपल सी बात है, सही बात है। सेंड कर देगा टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड, और सारा का सारा रिकॉर्ड जो भेज देगा, सी पे स्टार लगा लेना, ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स इफ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस इन एविडेंस, ठीक है जी, बिल्कुल सारी फाइल अलोंग विद द आर्टिकल सब कुछ जो है कमिट कर देगा, किसको, सेशन को।
और स्टार लगाओ, डी के ऊपर डबल स्टार लगाओ, नोटिफाई कर देगा पीपी साहब को कि देखो जी ऐसे ऐसे केस कमिट कर दिया है पीपी साहब कोर्ट ऑफ सेशन को। प्रोवाइडेड है, परंतु ये बता दिया जाता है कि प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंपेल्ड कम सॉरी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अंडरलाइन करो, 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द टेकिंग कॉग्निजेंस लेने के 90 दिन के अंदर अंदर। एंड सच पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। लेट्स से 90 दिन से ज्यादा डिले हो रहा है तो ध्यान रखना 180 दिन से ज्यादा का डिले नहीं होगा, और वो 180 दिन भी यानी बाकी बचे हुए 90 दिन भी कैसे मिल रहे हैं, राइटिंग में रिकॉर्ड करके रीजन में तब मिल रहे हैं। ठीक है जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट बाय द अक्यूज और द विक्टिम और एनी पर्सन अथोराइज्ड बाय सच पर्सन इन केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन shall be forwarded to the court of session with the committer of the offense। yes, सीधी सिंपल सी बात है। अक्यूज और विक्टिम जो कुछ भी है सबको टाटा बाय बाय बोल देंगे, फेयरवेल दे देंगे कि जाओ कोर्ट ऑफ सेशन में जाओ और जाओ। ठीक है जी। चलो 234 प्रोसीजर टू बी फॉलोड जब देर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। उन केस के अंदर क्या करेंगे कि जिसमें एक क्रिमिनल कंप्लेंट आई है लेकिन किंतु परंतु एक इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, वो चल रही है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। तब क्या करेंगे, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। ठीक है जी, टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ अब। ठीक है जी। जब केस इंस्टीट्यूटेड हो चुका है, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट यानी कंप्लेंट पे, हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज ए कंप्लेंट, इट इज मेड टू अपीयर टू द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट को यह बताया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। कब, अंडरलाइन करो, इंक्वायरी और ट्रायल के समय जो उसके द्वारा लिया जा रहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा जो है वो प्रोग्रेस में है इन रिलेशन टू द सेम ऑफेंस व्हिच इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ द इंक्वायरी ट्रायल बिफोर यू, द मैजिस्ट्रेट शेल स्टे, अंडरलाइन शेल स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी। अपने यहाँ जो प्रोसीडिंग चल रही है उस पे स्टे करेगा वो। ठीक है ना। और क्या करेगा, एंड के ऊपर प्लस लगा लो। ठीक है जी। कॉल करेगा रिपोर्ट जो भी पुलिस की रहेगी, रिपोर्ट ऑन द मैटर फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। ठीक है। यदि रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाई गई है अंडर सेक्शन 193, यस चार्जशीट की बात कर रहे हैं ये तो, एंड ऑन सच रिपोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस। और अगर 193 वाली जो रिपोर्ट आई है जो पुलिस ने पेश करी है जज साहब को, अगर उसके अंदर जिस अक्यूज का नाम है और उसके ऊपर कॉग्निजेंस जज साहब कंप्लेंट केस में ले रहे हैं, द मैजिस्ट्रेट शेल इंक्वायर इनटू द केस, शेल को अंडरलाइन कर लेना आप, इंक्वायर इनटू द केस और ट्राई टुगेदर द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट एज इफ बोथ केसेस वर इंस्टीट्यूटेड पुलिस रिपोर्ट। अपना क्रिमिनल कंप्लेंट वाला केस बंद कर देंगे और यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिस एफआईआर पर चली है वो वाला प्रोसीजर अपना लेंगे। और यदि पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू दी एनी अक्यूज्ड, यस लेट्स से पुलिस रिपोर्ट मंगवा ली, ठीक है जी, और बाद में पता चला कि भैया ये अक्यूज्ड और क्रिमिनल कंप्लेंट का अक्यूज दोनों के दोनों अलग हैं, तो फिर क्या करेंगे कि शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल विच वाज स्टेड बाय, जो उसके द्वारा स्टे लगाया गया था वो स्टे हटा के प्रोसीडिंग को आगे चढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही बात है। केस लो लिख लो, नरेश बत्रा 233 के ऊपर। नरेश बत्रा वर्सेस विक्रम बत्रा। 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर पूरा प्रोसीजर जो 233 का है वो समझाया गया है। ठीक है ना।
लोअर दी है। चलो जी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना स्पेसिफिकली, ये जो हमारा सेक्शन 215 से लेकर जो 220 का जो प्रोविजन निकले हैं, ठीक है ना, इनमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना। ठीक है ना, कहाँ तक? 215 से लेकर 222 तक। लेट्स से अगर केस लॉज की जरूरत है, ठीक है ना, तो आई डू हैव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द केस लॉज, ठीक है ना, हम वो डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना, अगर आप लोग कहेंगे। ठीक है जी, यूं है कि भाई चलो भाई ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है, देन इट इज। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस, आओ जी। चैप्टर 18, चार्ज, फॉर्म ऑफ चार्जेस, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। Every charge under this Sanhita shall state the offense which the accused is charged। ठीक है जी। चार्ज के अंदर बेसिकली क्या बताया जाएगा? चार्ज के अंदर बताया जाएगा कि भैया कौन से ऑफेंस के अंदर जो है आपके ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है। ठीक है जी, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। चार्ज की डेफिनेशन हमने किस में लिखी थी, किस में पढ़ी थी हमने? सेक्शन 2 के, याद है किसी को? एफ के अंदर। यदि लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एन स्पेसिफिक नेम, अगर सीधी सिंपल सी बात है उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ठीक है ना, तो ऑफेंस जो है डिस्क्राइब्ड बाय नाम से भी कराया जा सकता है, सेक्शन का नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना। इफ द लॉ क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, तो सो मच ऑफ द डेफिनेशन जो है वो आपको चार्ज के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलो जी। नंबर 4, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ, the law and the section of law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned। ये भी मेंशन किया जाएगा, shall को underline कर लेना। The fact that charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offense charged was fulfilled in the particular case। ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है, यह तथ्य है कि जो चार्ज जो बनाया गया है वह इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट हो। ठीक है जी, जो भी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड हो लो की, ठीक है ना, जो भी चार्ज बेसिकली जिससे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है ना, वो सारी की सारी बनानी पड़ेगी। So, यानी कहने का मतलब ये है, जो डेफिनेशन या लैंग्वेज आप जो कुछ भी लिखो भाई, सेक्शन नंबर लिखना है तो सेक्शन नंबर लिख लो। कोई लेट से मर्डर, थेफ्ट, फोर्जरी एक्सेट्रा जैसा कोई ऑफेंस बताया गया है वो लिखना है तो वो लिख दो। ठीक है जी। कुछ एक डेफिनेशन का पार्ट लिखना है तो वो लिख दो। ये सारा का सारा काम किस लिए हो रहा है कि जो भी रिक्वायरमेंट है लॉ की, ठीक है ना, चार्ज के उद्देश्य से वो कंप्लीट हो सके। ठीक है ना। चार्ज का उद्देश्य क्या होता है? एक कंप्लीट नोटिस दिया जा सके, ठीक है ना, जज साहब को भी बताया जा सके कि पुलिस क्या कहना चाहती है। ठीक है जी। जज साहब ताकि उसके ऊपर चार्जशीट को बहुत अच्छे से उस पर कॉग्निजेंस ले सके। ठीक है जी। या फिर अगर अक्यूज की बात करोगे तो उसको भी प्रॉपर नोटिस मिले। वो समझ नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया, ध्यान रखना चार्ज का पर्पस फेल हो जाएगा इससे। नंबर 6, चार्ज शेल बी राइटिंग इन रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। यस, शाबाश। नंबर 7, यदि अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, अगर पहले से ही कन्विक्टेड है या फिर हिस्ट्री शीटर है या फिर कई बार जेल की यात्रा कर चुका है, तो ध्यान रखना पुलिस स्पेसिफिकली मेंशन करेगी अपने चार्ज के अंदर, ठीक है ना, कि भैया ये तो हिस्ट्री शीटर है जज साहब, एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द पनिशमेंट। और ये काम किस लिए करना है? क्योंकि इस बार इसको थोड़ी पनिशमेंट नहीं दिलवाएंगे, ये बाहर निकलेगा फिर चोरी करेगा, सजा भुगतेगा फिर बाहर निकलेगा फिर चोरी करेगा, तो इस बार पनिशमेंट बढ़वा देंगे हम। ठीक है ना। अफेक्टिंग द पनिशमेंट विच द कोर्ट में थिंक्स फिट टू अवॉर्ड फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, द फैक्ट, the date, the place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted, the court may add it at any time before sentence is passed। Yes, क्या इस उद्देश्य से क्या कभी चार्ज अमेंड हो सकता है? यस, चार्ज भी अमेंड हो सकता है। ठीक है जी। आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन देख लो जरा। ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट ए ने एक्ट किया है, जो कि डेफिनेशन के अंदर फॉल होता है, जो कि दी गई है सेक्शन 100 और 101 के अंदर, जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर लिखी गई है। दैट इट डिड नॉट फॉल, और तो यह फॉल नहीं होती है
कोई भी जो जनरल एक्सेप्शन है जो कि संहिता के अंदर लिखा गया है, ना ही ये फॉल होती है कोई स्पेसिफिक 5 एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 101 के अंदर लिखे गए हैं। और दैट इफ इट डिड नॉट फॉल विद इन एक्सेप्शन वन, कि अगर वो सेक्शन एक्सेप्शन वन में फॉल होती है तो वो सेक्शन वन के एक्सेप्शन में फॉल नहीं होती है। वन और मोर थ्री एक प्रोविजन, चलो ये ठीक है। ए इज चार्ज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 118 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी, बीएनएस की 118 के अंदर उसको कर दिया है लायबल। किस लिए? विद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, ठीक है जी, डिस्काउंट डिस्काउंट करने के किसी इंस्ट्रूमेंट से ग्रीवियस हर्ट कर दिया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट द केस वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122। 122 में क्या था? वही एक्सेप्शन है बेसिकली, ग्रीवियस हर्ट और हर्ट के मामले वाला ऑफ द सेट संहिता, एंड दैट जनरल एक्सेप्शन डिड नॉट अप्लाई। और तो क्या है, जनरल एक्सेप्शन भी अप्लाई नहीं होगा। सी, ये जो है अक्यूज है किसका? मर्डर का, चीटिंग का, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यूजिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। द चार्ज में स्टेट दैट ए कमिटेड मर्डर और चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, criminal intimidation, or that he used a false property mark without reference to the definition। डेफिनेशन का कोई भी रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है ऑफ दोज क्राइम्स, उन क्राइम्स के कंटेन्ड इन द भारतीय न्याय संहिता, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर कंटेन होते हैं। बट द सेक्शन अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल मस्ट इन ईच इंस्टांस बी रेफर्ड। सेक्शन नंबर तो लिखने पड़ेंगे, इसके बाद सिर्फ मर्डर लिख के काम चला रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नोटिस मिल पा रहा है, जज साहब को प्रॉपर नोटिस मिल रहा है, ठीक है जी, विक्टिम को प्रॉपर नोटिस मिल रहा है, और अक्यूज को तो मिल ही रहा है। A is charged under section 219 of BNS with intentionally obstructing a sale of property offered for sale by lawful authority of a public servant। Yes, the charge should be in those words। लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 219 का सेल तो कोई भी कर सकता है, तो स्पेसिफिक सेल की बात हो रही है 219 के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि एग्रोमोल के अंदर जितने भी अपने थे, क्या बोलते हैं, जो जेई वगैरह थे, इन्होंने खुद अपने डिपार्टमेंट की सारी जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है जी, ये बोल के कि हमारा बोली में नाम निकला है, ठीक है जी, इन्होंने कब्जा ले ली, जिसके अगेंस्ट में एक केस चला था, जो कि ढाक के 3 पात निकले। 14-15 साल ये एग्रो बंद हो गया, अब ये इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, ठीक है जी। चलो आगे। 235 particulars as to time, place of person। Yes, the charge shall contain such particular as to time and place of the alleged offense and the person, if any, against whom, or the thing, if any, in respect of which is it was committed, as are reasonably sufficient to give the accused notice। yes, देखो प्रॉपर टाइम का आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉपर टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग, क्यों है? क्योंकि प्रॉपर नोटिस अक्यूज को जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो आप ये करेंगे। जहां पर अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, यह सफिशिएंट रहेगा कि स्पेसिफाई कर दिया जाए ग्रोस सम, जितना भी टोटल अमाउंट था, और एज द केस में भी डिस्क्राइब कर दिया जाए क्या, कि मूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, एंड जो डेट्स हैं बिटवीन विच द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, टाइम बता दिया जाएगा, मतलब फलाना फलाना दिन जो तूने ये कांड करे थे, विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम, ठीक है ना। स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं कि देख तूने फलानी तारीख को फलाना आइटम लिया, फलानी तारीख को फलाना आइटम लिया, ये आइटम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम और प्लेस बता देना। एंड चार्ज सो framed shall be deemed to be a charge of one offense within the meaning of section 242। चलो जी, 242 आगे आ जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट shall not exceed 1 साल। ये स्टार लगा लें, ध्यान रखना, 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 236, जब मैनर कमिटी को ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि भैया तूने ऐसे मारा, ऐसे चक्कू पेट में डाला, पेट में चक्कू डाल के, और ऐसे तूने घुमाया, ऐसे घुमा के जो कमर के पीछे का हिस्सा चक्कू का सिरा जो तूने बाहर निकाल दिया, फिर तूने बाहर निकाला, फिर तूने काटा, ठीक है, ये मैनर कब बताने की जरूरत पड़ती है? जब नेचर ऑफ द केस इस प्रकार का है कि जो पर्टिकुलर मेंशन करे गए हैं, कहा सेक्शन 234 35 में, 35 में कौन सा? 35 में तो भाई देखो, दो कितने बज गए, 2:35 बज गए जी, ठीक है जी। कहा? 235 गढ़ में, चलो जी, ठीक है। 234 में क्या था? 234 में तो सीधा सिंपल आपका चार्ज है ही है, 234 के भी प्रोविजन सारे के सारे पूरे कर लिए, 235 के भी पूरे कर लिए, लेकिन प्रॉपर नोटिस मिल ही नहीं पा रहा है। तो डू नॉट गिव द अक्यूज सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मैटर विद व्हिच ही इज चार्ज, तो क्या करेंगे? द चार्ज शैल आल्सो कंटेन
सच पर्टिकुलर एज टू द मैनर इन विच द alleged offense was committed। फिर आपको मैनर भी बताना पड़ेगा कि तूने ऐसे ऐसे काम किया था। एज विल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्पस। Illustration: A is accused of the theft of a certain article at a certain time and place। The charge need not to set out the manner in which the theft was affected। ठीक है जी। देखो ये ले देके एक ही चोरी करी है तो मैनर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। A is accused of cheating B at a given time and place। The charge must set out। यहाँ पे must set out को अंडरलाइन कर लेना मैनर के, भैया तूने कैसे चीट किया है। क्योंकि चीट तो किसी भी तरीके से होता है। चीट तो भाई साहब मंत्र मार के भी हो सकता है, चेहरे के ऊपर पाउडर फेंक दिया बेहोशी का, ठीक है जी, फिर तब भी चीट हो सकता है। A is accused of giving false evidence at a given time and place। The charge must set out that portion of the evidence given by A which is alleged to be false। कौन सा एविडेंस false है आपको बताना पड़ेगा। डी, ये ए बी सी दोनों के ऊपर स्टार लगाना, स्पेसिफिकली बी और सी पे स्टार लगा लो। डी, ए is accused of obstructing B, a public servant in the discharge of public function at a given time and place। The charge must set out the manner। ठीक है जी, डी पे भी स्टार लगा लो। A is accused of the murder of B at a given time and place। The charge need not to state लगा लेना, निशान लगा लो, स्टार लगा लो ई पे। ए इज अक्यूज ऑफ डिसोबेइंग ए डायरेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, अब बताना पड़ेगा कौन सी लॉ की डायरेक्शन डिसोबे हो गई है। ठीक है जी। मैं आज सुबह न्यूज देख रहा था, उसमें क्या है, जैसे पता नहीं आजकल ब्लॉगर्स को क्या हो गया, ये कहीं भी कैमरा लेके घुस जाते हैं। ठीक है जी, तो अब सीधा सिंपल क्या है कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, ठीक है जी, अब वो कैमरा लेके घुस गए हैं, कहाँ घुस गए हैं, मोटरसाइकिल पे हैं वो, और वो बेसिकली एक जंगल के अंदर घुस गए हैं। जंगल के अंदर रोड्स वगैरह कुछ नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उस जंगल के अंदर बेसिकली क्या है, खूंखार जानवर भी हैं। तो टू व्हीलर अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता वो जंगल के रहने वाले आदिवासी क्यों ना हो। ठीक है जी, टू व्हीलर सर्टेन एरिया सर्टेन पार्ट ऑफ द जंगल के अंदर अलाउ ही नहीं किए जाते हैं। वो पट्टे जो है अपना चल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है जी, पूरा ग्रुप है जिसके अंदर छोटे बच्चे भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं। ठीक है जी। अब क्या है, वो ब्लॉग बनाते हुए घूम रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है ना, कच्चा जो रोड होता है उसके ऊपर से घूम रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ वहाँ कैमरा घुमा रहे हैं, लंबी वो क्या होती है पता नहीं कौन सी स्टिक होती है, वो वैसे वो कैमरा लेकर घूम रहे हैं उसके अंदर। तो क्या होता है, अपना पूरा व्लॉग बनाने के बाद जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर डालने के बाद जो क्या है, जो फॉरेस्ट पुलिस होती है वो एक्टिव हो जाती है, सारे के सारे पूरे के पूरे ग्रुप को धर देती है। ठीक है जी, उनको चार्जशीट पकड़ाती है। चार्जशीट पकड़ाने के अंदर दिखा जाता है कि तो तुमने ये काम किया है। ठीक है ना। वरना अगेन ध्यान रखना, रास्ता देखो जंगल में भी होता है, अब जंगल के अंदर भी तो रास्ता है, जंगल के अंदर रास्ते हैं तो वहां चलना भी तो होता है। ठीक है जी, चलो जी आ गया। हाँ, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। सीधी सिंपल सी बात है। देखो जी, अब क्या हुआ, सिर्फ मर्डर मर्डर की डेफिनेशन दे दी है, ठीक है ना, या फिर मर्डर का सिर्फ सेक्शन सेक्शन 101 डाल दिया है ओनली खालिस। ठीक है जी। अब जिसमें मर्डर की पनिशमेंट है वो वाला सेक्शन तो डाला नहीं। ठीक है जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सेक्शन के अंदर यही लिखा गया है 237 के अंदर कि मान लो सिर्फ मर्डर लिखकर छोड़ दिया है तो हम ऑटोमेटिकली जो मर्डर की पनिशमेंट है उस सेक्शन के अंदर उसको फॉलो कर देंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी बात। In every charge, word used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। सीधी सिंपल सी बात है। आओ 238। इफेक्ट क्या रहेगा, देखो अगर चार्ज फ्रेम करने में दिक्कत हो गई है, गलती होगी तो क्या रहेगा, नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोस पर्टिकुलर शैल बी रिगार्डेड एट द स्टेज ऑफ द केस एज मटेरियल अनलेस, जब तक कि अक्यूज्ड एक्चुअली मिसलीड ना हो जाए उस गलती से, उस भूल से। लेट्स से अगर अक्यूज्ड मिसलीड ही नहीं हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलस्ट्रेशन बहुत कमाल की है इसके, देख लो जरा। A is charged under section 180 of भारतीय न्याय संहिता, कौन सा, with having been possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that his जो coin है was counterfeit, the word fraudulently being omitted in the charge। अब चार्ज लिखते समय एक वर्ड था, बहुत क्रूशियल वर्ड था कि फ्रॉडुलेंटली तू ये सारा काम कर रहा है। फ्रॉडुलेंटली यानी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ तू ये नकली सिक्के अब तेरे घर में रखे हुए हैं, ठीक है ना, वो लिखना भूल गए हैं। ठीक है जी, unless it appears that A was actually misled by this omission। ठीक है ना, अगर अक्यूज एक्चुअल में मिसलीड हो गया इस ओमिशन से तो देखो ये चार्ज के अंदर गलती, ये तो देखो मटेरियल है, अन्यथा ये मटेरियल नहीं है।
बी, ए इज चार्ज विद चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज और इज सेट आउट इनकरेक्टली, या तो वो मैनर लिखा ही नहीं गया चीटिंग का, ठीक है जी, या फिर लिख तो दिया है मैंने लेकिन गलत लिख दिया है। ए डिफेंड हिमसेल्फ, कॉल्स विटनेसेस एंड गिव हिज ओन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, कोर्ट क्या मतलब निकालेगी, इन्फर कर लेगी फ्रॉम दिस के ओमिशन जो है सेट आउट द मैनर ऑफ चीटिंग इज नॉट मटेरियल, मटेरियल नहीं है, क्यों, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, जो अक्यूज था उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे फर्क नहीं पड़ा अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास चार्ज आ गया है, ठीक है ना, चार्जशीट आ गई मेरे पास, ठीक है जी, मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया किस चीज का, चीटिंग का चार्ज लगा दिया, ठीक है जी। बस उस चार्ज के अंदर आपकी तरफ से गलती क्या हुई है कि आपने, भाई वो चीटिंग का मैनर क्या था, क्योंकि हमने इससे पहले का जो सेक्शन था उसके अंदर ये इलस्ट्रेशन में भी पढ़ा था कि चीटिंग अगर आप बता रहे हो तो आपको चीटिंग का मैनर भी सेट आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि प्रॉपर नोटिस नहीं मिल पाएगा किसको, मेरे को, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या होता है, मेरे पास चार्ज आया, ठीक है जी, किस चीज का, चीटिंग का चार्ज आया, ठीक है जी, सिंपल। फिर मैंने क्या किया, मैं अपना सीधा एज यूजुअल जो है मैंने अपने विटनेस बुला लिए, विटनेस बुला लिए आपके सामने, मैं उनका एग्जामिनेशन करवाने लग गया, ठीक है जी। तो इसका इन्फ्रेंस क्या निकालेगा, इसका मतलब कोर्ट निकालेगी, भाई देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। इसको प्रॉपर नोटिस मिल गया, किस चीज का नोटिस मिल गया, तो इसको, इसने चीटिंग करी है, ठीक है ना, और ये चीटिंग को अपना डिफेंस करने लग गया, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो प्रॉपर मेरे पास चार्ज चला गया, चार्ज का पूरा पर्पस जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। और ये इसी कारण से ये जो चार्ज के अंदर जो एरर या मिस्टेक या फिर ओमिशन हुआ है ये मटेरियल नहीं, ठीक है ना, इतनी सी बात। स्टार लगा लगा लेना इलस्ट्रेशन को, बी पे स्टार लगाओ। सी, A is charged with cheating B, and the manner in which he is cheated B is not set out. There were many transactions between A and B. Yes, देखो बेसिकली A और B के बीच में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई है। A had no means of knowing to which of them the charge referred. A के पास कोई भी साधन ऐसा नहीं है कि कौन सी ट्रांजैक्शन की बात करी जा रही है इसके अंदर, ठीक है ना। कोर्ट में इन्फर, कोर्ट का क्या मतलब निकालेगा कि यह जो ओमिशन हुआ है, ठीक है ना, यह मटेरियल एरर हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है ना। अब चार्ज के अंदर मटेरियल एरर होगी तो चार्ज को बेसिकली अल्टर करना पड़ेगा, डी। ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ खुदा बख्श ऑन 21 जनवरी 2023, ठीक है जी। बेसिकली आईपीसी से इलस्ट्रेशन उठाया यूं का यूं, ठीक है जी। बस हाँ डेट चेंज कर दिए। इन फैक्ट द मर्डर्ड पर्सन नेम हैदर बख्श एंड द डेट ऑफ द मर्डर वाज 20 जनवरी 2023, ठीक है जी। चलो जी, A was never charged with any murder but one, and had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of Hyderabad. The court may infer from these facts that A was not mislead. ठीक है, सीधी सिंपल सी बात क्या हुई, भाई हैदरबख्श की जगह खुदा बख्श के मर्डर का चार्ज आ गया, ठीक है जी। लेकिन जो ए था, ठीक है जी, उसके ऊपर तो ले दे के एक ही केस था, वो बस अपना हैदरबख्श के अगेंस्ट में जो केस था उसकी सुनवाई आगे उसने बढ़ा दिए, तो कोर्ट क्या इन्फ्रेंस निकालेगी कि भैया मटेरियल नहीं। चलो, सेम इलस्ट्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, देखो अब यहाँ पे क्या होता है। ए वॉज चार्ज विद मर्डर हैदर बख्श, कब, 20 जनवरी 2023, और खुदा बख्श हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर दैट मर्डर, कब, 21 जनवरी 2023 को। जब चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ हैदर बख्श, ही वॉज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ खुदा बख्श, द विटनेस प्रेजेंट इन हिज डिफेंस वर विटनेस इन द केस ऑफ हैदर बख्श। जब खुदा बख्श का ट्रायल चल रहा है तो वो हैदर बख्श के विटनेस लेके आके आया हुआ है, तो इसका मतलब कोर्ट क्या निकालेगी, भाई मटेरियल हो गई ये, ठीक है ना। दैट एरर वाज मटेरियल, मटेरियल एरर है। जब वो एरर शामिल, मतलब एरर शामिल हो चुकी है, और ऐसी एरर शामिल हो चुकी है कि कोर्ट इन्फ्रेंस निकाल रही है कि भैया ये तो भैया मटेरियल एरर है, तो क्या करेंगे, 239 के अंदर चार्ज को
एल्टर किया जाएगा। एनी कोर्ट में एल्टर और ऐड एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट, अंडरलाइन करो, बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस, ठीक है जी। चार्ज इंक्वायरी के समय करवाया जाता है, इंक्वायरी जिस स्टेज पर खत्म होती है उसी स्टेज पर चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है, चार्ज फ्रेम करने के बाद सीधा ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू होने के बाद सीधा पीडब्ल्यू शुरू हो जाएंगे, पीडब्ल्यूज पहले पीडब्ल्यूज की डेट से लेकर द डेट ऑफ द जजमेंट से एक दिन पहले किसी भी समय चार्ज को अल्टर किया जा सकता है। एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, कोई भी अल्टरेशन होगी तो पढ़ के सुनाया जाएगा किसको, अक्यूज को। इफ द अल्टरेशन या फिर एडिशन टू ए चार्ज इज सच, ऐसा है कि प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू बी प्रेजुडिस द अक्यूज इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस, द कोर्ट क्या करेगी उन केस के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, आफ्टर सच अल्टरेशन और एडिशन हैज बीन मेड, प्रोसीड कर देगी ट्रायल को एज इफ एल्टर्ड और एडिड चार्ज हैड बीन द ओरिजिनल चार्ज, यस ऐसे कि ओरिजिनल चार्ज है उसके जैसे, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। यदि अल्टरेशन और एडिशन ऑफ सच that proceeding immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused, या फिर कोर्ट के सामने सिचुएशन कैसी आ गई भाई, मान लो फाइनल आर्गुमेंट का दिन था, ठीक है जी, उस दिन चार्ज जो है अल्टर कर दिया है कोर्ट के हिसाब से भैया कि मैं इसको फाइनल आर्गुमेंट के स्टेज पर अगर इसकी सुनवाई करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, मुझे अफ्रेशली इस चार्ज को सुनना चाहिए, ठीक है ना, तो कोर्ट क्या करेगी, न्यू ट्रायल के जैसे, ठीक है जी, इसकी सुनवाई कर लेगी। नंबर 5 पे आ जाओ, यदि ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडिड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन, जो कि जरूरी है, द केस शैल नॉट प्रोसीड, केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे अनटिल, जब तक कि सच सैंक्शन यह जो ऑब्टेन ना कर ली जाए, अनलेस जब तक कि सैंक्शन हैज बीन ऑलरेडी ऑब्टेन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑन द सेम फैक्ट्स एज दोज ऑन विच अल्टर्ड और एडिड चार्ज इज फाउंडेड, ठीक है जी, चलो जाने के आगे आओ जरा, रिकॉल ऑफ द विटनेसेस, चार्ज अल्टर हो गया है, ठीक है जी, अब क्या करेंगे, जहां पर चार्ज इज अल्टर या फिर एडिड हो चुका है बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, अब प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज शैल बी अलाउड, उनको परमिशन देनी पड़ेगी क्या, टू रिकॉल एंड रीसमन एंड री एग्जामिन विद रेफरेंस टू सच अल्टरेशन और एडिशन एनी विटनेस जो कि ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, अनलेस जब तक कि कोर्ट जो रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग में कंसीडर ना कर ले के प्रोसिक्यूटर या फिर अक्यूज एज द केस में बी डिजायर्स टू रिकॉल री एग्जामिन सच विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ विक्सेशियस और डिले, ठीक है जी, अगर कोर्ट चाहे तो दोबारा बुलाने से मना कर सकती है, ठीक है ना। ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस, यस अंडरलाइन करो, किसी नए विटनेस को भी बुलाया जा सकता है जो भी मटेरियल विटनेस लगे, क्योंकि चार्ज अल्टर हो चुका है, 241 जॉइंडर ऑफ द चार्ज। देखो जी, पहला रूल, सेपरेट चार्ज फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस, ये है जनरल रूल है, सेपरेट ऑफेंस सेपरेट चार्ज सेपरेट पनिशमेंट, ठीक है ना। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली, उनका ट्रायल भी सेपरेट होगा, प्रोवाइडेड, परंतु ये बता दिया जाता है जहां पर अक्यूज पर्सन बाय एन एप्लीकेशन राइटिंग, अगर राइटिंग में एप्लीकेशन दे दे और वो डिजायरस है, इच्छुक है, एंड द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट का भी ओपिनियन है कि यह बंदा जो है इज नॉट लाइकली टू प्रेजुडाइज, नहीं होगा देर बाय ऐसा करने से, द मजिस्ट्रेट में ट्राई टुगेदर, वो इकट्ठा ट्राई कर सकता है, ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस, कितने ही नंबर ऑफ चार्जेस हो, ठीक है ना, एनी नंबर को अंडरलाइन कर लेना, फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन, ठीक है जी, जो एक पर्सन के अगेंस्ट में फ्रेम होकर रखे हुए हैं। लेट्स से एक आदमी ने, ये एक बंदा है मिस्टर टी, ये थीफ है, ठीक है ना, इसने एक साल के अंदर अंदर 19 चोरियां कर दी हैं, ठीक है ना, तो क्या ये 19 की 19 जो चार्ज हैं क्या ये ट्राई टुगेदर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, कौन से सेक्शन के थ्रू हो सकते हैं, जो आपका जनरल सेक्शन आया है 241 बेसिकली उसी के थ्रू ही हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी आगे आ जाओ, चेक चेक चेक, नथिंग इन सबसेक्शन 8 shall affect the operation of the provision, जो कि 242 43 44 46 में लिखा है, ठीक है ना, जनरल रूल आ गया, ध्यान रखना है।
Illustration: A is accused of theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion. A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt. 243 offense of same kind within a year may be charged together. Yes. जब एक बंदा is accused है of more offenses than one, of कितने सेम काइंड के ऑफेंस का विद इन स्पेस ऑफ 12 महीने के अंदर यानी एक साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंसेस, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह ऑफेंस सेम पर्सन के अगेंस्ट में हुआ है या अलग अलग पर्सन के अगेंस्ट में हुआ है. He may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 5. पहले उसमें सीआरपीसी के अंदर 3 होते थे, अब बढ़ाकर 5 कर दिए गए. ठीक है जी. Offenses are of same kind when जब they are punishable with the same amount of punishment. Yes. अगर सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट भी मिल रही है तो सेम प्रकार के ऑफेंस समझे जाएंगे सिर्फ इस सेक्शन के पर्पज से. चाहे वो सेम पनिशमेंट वाले ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में हो या फिर एनी स्पेशल लोकल लॉ के अंदर, परंतु यह बता दिया जाता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303 चोरी shall be deemed to be an offense of the same kind as an offense punishable under section 305 of the said sanhita, and that an offense punishable under any section of the said sanhita or of any special or local law shall be deemed to be an offense of the same kind as an, ये तो सीधा सिंपल एक्सप्लेनेटरी जाने दो आगे. 243 पे आ जाओ. ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस, एक से ज्यादा ऑफेंस हो गए उनका सिर्फ ट्रायल. If in one series of acts so connected together as to form the same transaction, more offenses than one are committed by same person underlying, he may be charged with and tried at one trial for every such offense. चलो जी, जहां पर पर्सन चार्ज विद एक से ज्यादा ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 235 और इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 242 इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offenses, one or more offenses of falsification of the accounts, he may be charged with and tried at one trial. Simple सा है, चलो आगे चलते हैं. If the acts alleged constitute an offense falling within दो या दो से ज्यादा separate definition पर any law in force for the time being, ठीक है जी, by which the offense are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at the same trial. बिल्कुल ठीक बात है जी. ठीक है जी. अलग अलग डेफिनेशन सेपरेट डेफिनेशन के अंदर आ गए हैं. ठीक है जी. पनिशमेंट सेम है. ठीक है जी. जितने भी बंदे हैं सबको ट्राई टुगेदर किया जा सकता है. इफ सच एक्ट्स विच एक या एक से ज्यादा would by itself or themselves constitute an offense. ठीक है जी. एक आदमी ने चोरी करते समय दूसरे को चोट मार दी है. ठीक है जी. तो क्या उसी समय फिर वो रोबरी बन जाएगी. ठीक है जी. आदमी चोरी करने वाले कितने थे, 2 थे, चलो जी हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूट में कंबाइंड विद डिफरेंट ऑफेंस, लेकिन एक दूसरे डिफरेंट ऑफेंस के साथ अगर कर देते हैं तो एक नया ऑफेंस बन जाता है. लेट से चोर ने क्या किया, सभी को जो घर वाले थे मेंबर थे उनको धक्का देके या फिर उनको बोला चलो इस कमरे के अंदर चलो और बाहर से कुंडा लगा दिया. ठीक है जी. देखो रोबरी हो रही है, थेफ्ट हो रही है, एक्सटोर्शन हो रहा है, उसके बीच बीच में रोंगफुल कन्फाइनमेंट भी हो गया, उसके बीच में एबडक्शन भी हो गया. ठीक है जी. ये सारी चीजें हो गई. नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, ये पढ़ दिया. हाँ, नंबर 4. यदि सारे सेवरल एक्ट कई सारे एक्ट्स हैं ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड डिफरेंस. देखो कई सारे एक्ट हुए हैं, हम उन एक्ट को अगर अलग अलग बांधते हैं तो अलग अलग ऑफेंस निकलते हैं, सारे एक्ट को एक जगह मिलाते हैं तब भी कुछ ऑफेंस बन जाते हैं. तो ये सारे के सारे एक ही ट्रायल के अंदर ट्राई कर दिए जाएंगे. फॉर द ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड, चलो थी नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023. 9 बेसिकली पनिशमेंट का सेक्शन है. ठीक है जी. उसके अंदर बता रखा है कि सेम ट्रायल भी हो सकता है. ठीक है जी. ये बंदों का सेम ट्रायल हो सकता है, ये पनिशमेंट मिल सकती है. ठीक है ना. चलो. ए रेस्क्यू बचाता है बी को, एक पर्सन इन लॉफुल कस्टडी जो कि लॉफुल कस्टडी में, एंड ऐसा करते हुए वो कोज कर देता है ग्रीवियस हर्ट सी को. सी कौन है, कांस्टेबल है जिसकी कस्टडी में बी था. ए मे बी चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 121 एंड सेक्शन 263 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. बिल्कुल ठीक बात है जी. ट्राई टुगेदर हो जाएगा इसका. ए कमिट्स
हाउस ब्रेकिंग बाय डे विद इंटेंट टू कमिट रेप एंड कमिट्स, और कमिट कर देता है इन द हाउस सो एंटर्ड, रेप विद बी की वाइफ के साथ, ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64 एंड सब सेक्शन 3 ऑफ 331। ये फिर हाउस ब्रेकिंग वाले सेक्शन आ चुके हैं, ठीक है ना। एक ही ट्रायल के अंदर दोनों के दोनों चल जाएंगे। ए हैज इन हिज पोजेशन सेवरल सील, उसके पास सील्स हैं, नोमिंग देम, जानते बूझते हुए कि ये काउंटरफिट नकली है, और इंटेंशन क्या है कि वो उनको यूज करेगा, ठीक है ना। सेवरल फोर्जरीज जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 337 रहेंगी बीएनएस के अंदर। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ द पोजेशन ऑफ ई सील अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 341 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। बिल्कुल ठीक बात है जी। विद इंटेंट टू कोज, इस पे स्टार लगा लेना सी को। विद इंटेंट टू कोज इंजरी टू बी, ए इंस्टीट्यूट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, नोइंग, जानते बूझते हुए कि देयर इज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड फॉर सच प्रोसीडिंग, स्टार लगा लो। एंड आल्सो falsely accuses B of having committed an offense knowing that there is no just or lawful ground for such charge, A may separately be charged with and convicted of two offenses under section 248 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। यस, 248 वही दोबारा से जिक्र आ चुका है आज केस का, ठीक है जी। वही झूठे ऑफेंस जानते बूझते हुए जो है गलत केस लगाना, गलत एविडेंस देना, ये केस के अंदर आ जाए। ई सेम है, स्टार लगा लो। ए इंटेंशन क्या है कि इंजरी कोज करनी है, बी को फाल्सली अक्यूज कर देता है कि हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नोइंग दैट देयर इज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड्स ऑफ सच चार्ज ऑन द ट्रायल, ए गिव्स फॉल्स एविडेंस भी दे देता है, ठीक है जी। तो अब 230 और 248 दोनों ऑफेंस का ट्रायल हो जाएगा। ए स्टार लगाओ एफ के ऊपर। ए विद सिक्स अदर, छह के साथ, कमिट द ऑफेंस ऑफ रोइटिंग ग्रीवियस हर्ट एंड असॉल्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट endeavoring in the discharge of his official duty as such to express the right, A may be separately charged with and convicted of the offense under subsection 2 of section 117 subsection 2 of section 91 एंड सेक्शन 195 वो भारतीय न्याय संहिता स्पेसिफिक है, जरा स्टार लगा लेना इस पे, ठीक है ना। देखो कई सारे बंदे हैं लेकिन एक बंदे की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद, ध्यान रखना सिर्फ ये स्पेसिफिक बात है इस रजिस्ट्रेशन के अंदर। ए धमकी देता है बी को, सी को और डी को एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, इसलिए कि मैं चोट मार दूंगा, तेरे को फोड़ दूंगा, टू देयर पर्सन, तुम्हारी बॉडी में। चलो जी, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू देम, उनको डराने के लिए। ए में भी सेपरेटली, उसको मे को अंडरलाइन करना, सेपरेटली चार्ज किया जा सकता है विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ईच ऑफ थ्री ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 3 एंड सेक्शन 351 भारतीय न्याय संहिता। अगर बी सी और डी अगर तीनों तीनों अलग अलग एफआईआर कटवा देता है, ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है। अलग अलग एफआईआर, अलग अलग केस, अलग अलग ट्रायल, अलग अलग चार्ज, अलग अलग चार्ज, अलग अलग पनिशमेंट। द सेपरेट चार्जेस रेफर टू इन स्टेशन ए से लेकर जी तक सेपरेटली मे बी ट्राइड एट द सेम टाइम, ठीक है ना, इनका सेम ट्रायल भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन टू सबसेक्शन 3, ए रोंगफुली जो है स्ट्राइक करता है बी को विद केन, केन से, ठीक है जी। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 115 सेक्शन 31 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी। ये ग्रीवियस हर्टर वगैरह हथियार के साथ इसकी बात। Several stolen sacks of corn are made over to A and B, who जानते हैं कि यह stolen property है, किस लिए, for the purpose of छुपाने के लिए। A and B thereupon voluntarily assist कर लिया है each other, एक दूसरे को छिपाने के लिए, ठीक है जी। At the bottom of the grain pit, कहाँ, अपने अनाज भंडार के नीचे तली में। A and B may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 and 5 of section 317 भारतीय न्याय संहिता। ए एक्सपोजेस हर चाइल्ड, अपने बच्चे को एक्सपोज कर देती है, स्टार लगा लेना, विद द नॉलेज दैट शी इज देयर बाय लाइकली टू कॉज हिज डेथ, द चाइल्ड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्सपोजर, ठीक है जी। कौन कौन से, 93 का और 105 दोनों का ऑफेंस कर दिया। कि ए डिसऑनेस्टली यूजेस फॉल्स डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, जानते बूझते हुए कि नकली है, जेन्युइन के जैसे यूज कर रहा है, इन ऑर्डर टू कन्विक्ट बी एक पब्लिक सर्वेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 201 को भारतीय न्याय संहिता। ए को सेपरेटली चार्ज किया जा सकता है और कन्विक्ट किया जा सकता है 233 और 340 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। रीड विद सेक्शन 337 ऑफ दैट संहिता। चलो जी आगे आ जाओ, सब सेक्शन 4। ए कमिट्स रॉबरी ऑन बी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरली कोज कर देता है हर्ट उसको। ए में भी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 115 ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 4 ऑफ सेक्शन 309 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी। बात है, आगे आ जाओ। 244
where it is doubtful what offense has been committed. Yes, आईपीसी का भी सेक्शन आ गया है. If a single act or series of act is of such nature, इस प्रकार की है कि यह डाउटफुल हो चुका है कि which of the several offenses the facts which can be proved will constitute the accused may be charged. ठीक है जी, कौन सा ऑफेंस हुआ भैया जिसके अगेंस्ट में चार्ज लगाया जाए अक्यूज के ऊपर, having committed all or any of such offenses and any number of such charges may be tried at once. तो क्या करेंगे भैया, the accused may be charged with having committed all, सारे के सारे चार्ज लगा दो भैया. अगर शक है, शंका है, सीधी सिंपल सी बात है, नहीं पता लग रहा है जज साहब को, कोई जरूरत नहीं फालतू का दिमाग लगाने की, जितने चार्ज माइंड में लगा. Or he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offense. Yes, or trial together हो जाएगा. If in such a case the accused is charged with a offense and it appears the evidence that committed a different offense for which he might have been charged, जिसके अगेंस्ट में उसके ऊपर चार्ज लगाना चाहिए था पहले occasion पे, under the provision of subsection, he may be convicted of the offense which he is shown to have committed although he was not charged with it. ठीक है जी, तो क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लो, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उसके लिए कोई चार्ज लगाया है कि नहीं लगाया है. ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज लगा लेना. A is accused of an act which may amount to theft, receiving stolen property, or criminal breach of trust or cheating. He may be charged with theft, receiving stolen property, criminal breach of trust, cheating, or he may be charged with having committed theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating. बिल्कुल सही बात है, लगाया जा सकता है. ठीक है जी, बी और सी दोनों को भी पढ़ लेना है. चलो सी में पढ़ा देता हूँ. ए स्टेट ऑन ओथ बिफोर ए मजिस्ट्रेट दैट उसने देखा बी को मारते हुए सी को एक गदा के साथ, एक क्लब के साथ, बैट के साथ, बिफोर द सेशन कोर्ट. अब सेशन कोर्ट के सामने ए बोलता है कसम खा के बी ने कभी भी सी को कुछ नहीं मारा. A may be charged in the alternative and convicted of intentionally giving false evidence, although it cannot be proved which of these contradictory statement was false. कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि चार्ज नहीं लगा सकते लेकिन फिर भी सजा दी जा सकती है उसको. ठीक है जी, आगे आ जाओ. When offense proved included in offense charged, बिल्कुल ठीक है जी. जब एक person is charged with an offense consisting of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense, and such combination is proved, but remaining particular are not proved, he may be convicted of that minor offense. देखो जी, बहुत सारे ये किसी एक बंदे ने, ठीक है जी, और होता क्या है, जो कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ द फैक्ट ऐसे हैं जिससे एक माइनर ऑफेंस प्रूव हो जाता है. वो माइनर ऑफेंस प्रूव हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े चार्ज लगे हुए हैं, लेकिन यदि प्रूव ही सिर्फ माइनर ऑफेंस हुआ है तो माइनर ऑफेंस इसमें उसको पनिशमेंट मिल जाएगी. ठीक है जी, इतनी सी बात. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस माइनर ऑफेंस के केस में उसके खिलाफ चार्ज लगा हुआ है कि नहीं लगा. When एक बंदा is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, he may be convicted of the minor offense. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके भी चार्ज लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ. जब एक बंदा is charged with an offense, जब एक बंदा is charged with an offense, he may be convicted of an attempt to commit such offense. Yes, attempt के लिए भी लगाया जा सकता है. ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता attempt का चार्ज उस पर लगा है कि नहीं लगा है. Nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction of a minor offense जहां पर condition requisite for the initiation of the proceeding in respect of that minor offense has not been satisfied. ध्यान रखना, अगर उस माइनर ऑफेंस में सजा दिलवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी है, जो पूरी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई बात नहीं यहाँ पे उसको सजा दे दी जाएगी, नहीं, नहीं मिलेगी उसको सजा. ठीक है जी, आओ जरा. ए इज चार्ज अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 316 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. ठीक है जी, ये चोरी चकारी विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का हो गया है. चलो, ऑफ द प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम एज ए करियर. ठीक है जी, इट अपीयर, यहाँ पे ये प्रतीत होता है कि दैट ही डिड कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लेकिन अपीयर क्या होता है कि भाई इसने तो सीबीटी किया है अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 द संहिता इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, बट दैट वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम एज ए करियर, he may be convicted of a criminal breach of trust under this said subsection of section 316. हालांकि 316 के 2 का चार्ज लगा नहीं उसको. A is charged under subsection 2 of section 117 of the Bharatiya Nyaya Samhita with causing grievous hurt. He proves that he acted on grave and sudden provocation. He may be convicted under subsection 2 of section 2 122 of the Samhita. Yes, उसके अंदर 1 साल की सजा है, 1 महीने से तक की सजा है, वो मिल जाएगी.
246 रिजोडरी है, वैन पर्सन में भी चार्ज ज्वाइंटली, रिजोडरी सेक्शन आ चुका है 246। फॉलोइंग बंदे में बी चार्ज एंड ट्राई टुगेदर, ध्यान रखना यहाँ पे बंदे आए हैं। एक बंदा जो कि अक्यूज्ड है, सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। बंदे बंदे हैं, सॉरी बंदा नहीं, बंदे अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट, उसकी अबेटमेंट उसके अटेम्प्ट की। बंदे अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242 जो इस चैप्टर का है, ठीक है जी। 12 महीने के अंदर अंदर किए हैं जो उसने। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस हुए हैं। बंदे जो कि अक्यूज्ड हैं ऑफेंस के विच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग, असिस्टिंग इन डिस्पोजल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी पोजेशन ऑफ विच इज alleged to have been transferred by such offense committed by the first named person or of abatement or attempting to commit any such last mentioned offense, ठीक है जी। तो सीधा सिंपल हो गया। persons accused of the offences under subsection 2 section 5 or section 317 of भारतीय न्याय संहिता 2023 or either of those sections in respect of stolen property of the possession of which he has been transferred by any offense, तो सही बात है जी। जी, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 ऑफ भारतीय न्याय संहिता रिलेटिंग टू द काउंटरफीटिंग पॉइंट, जितने बंदे इसके अंदर हैं वो सभी को एक साथ ट्राई किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट जहां पर बंदे ऑफ द पर्सन चार्ज विद सेपरेट ऑफेंसेस एंड सच पर्सन डू नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होते हैं। मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में यदि पर्सन भी अगर एप्लीकेशन लगा दे राइटिंग में और डिजायरस हो कि हमको एक ही ट्रायल हमारा सुन लीजिए, ठीक है जी, और कोई भी प्रेजुडाइज कोज नहीं हो रहा है अफेक्टेड, ठीक है, देयर बाय एंड इज एक्सपीडियंट सो टू डू, और ऐसा करना जरूरी है, इन सभी को एक साथ टुगेदर सुन लिया जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, 247 विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्विक्शन ऑफ सेवरल वन ऑफ सेवरल चार्जेस, ठीक है जी, स्टार लगा लेना, वैसे प्रैक्टिस के लिए है, बहुत घुमा फिरा के जो है पूछ लेते हैं, ठीक है ना, फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है जी। आज सोचा था कि 300 पार ले जाके छोड़ दूंगा, लेकिन पढ़ने का यार ज्यादा हो गया। चलो कोई बात। जहां पर चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन, एक से ज्यादा चार्ज लगा हुआ है अगेंस्ट द सेम पर्सन, एंड जब कन्विक्शन हैज बीन हैड ऑन वन और मोर ऑफ देम, अब कंप्लेनेंट या फिर ऑफिसर जो कि कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन यानी पीपी साहब, में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, विद के ऊपर प्लस लगा लेना, कंसेंट ऑफ द कोर्ट को अंडरलाइन कर लेना, विड्रॉ कर सकता है रिमेनिंग चार्ज एंड चार्जेस, ठीक है ना, द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड में स्टे द इंक्वायरी इनटू, या फिर कोर्ट जो है खुद अपने प्रयास से क्या कर सकती है, स्टे कर सकती है इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ सच चार्जेस, और चार्जेस जो रिमेनिंग जो बचे हुए, एंड सच विड्रॉल, अंडरलाइन करो, ये जो विड्रॉल है शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल, इसका इफेक्ट क्या रहेगा पूछते हैं, जो ये एक्विटल का इफेक्ट रहेगा ऑन सच चार्ज और चार्जेस, उन चार्जेस और चार्जेस, रिमेनिंग चार्ज और चार्जेस की बात हो रही है, अनलेस जब तक कि कन्विक्शन भी सेट असाइड ना हो जाए, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into or trial of the charge or charges so drawn, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। कोर्ट अगर चाहे तो ये जो चार्ज विड्रॉ हो गया है इसके लिए भी इंक्वायरी कर सकती है, ट्राई वगैरह कर सकती है, ठीक है ना। बस ध्यान रखना ये उसका इफेक्ट क्या रहेगा, उसका इफेक्ट एक्विटल के जैसा रहेगा, ठीक है ना, जो पूछते हैं बेसिकली, ठीक है जी। आओ जी अब जरा देखो जी, कल कल तो रुकूंगा ही नहीं किसी भी सूरत में। 248 से शुरू कर देंगे मतलब, 248 से शुरू हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका चैप्टर 19, ठीक है जी, चैप्टर 19 पूरा 260 तक, फिर चैप्टर 20 पूरा, चैप्टर 21 पूरा, चैप्टर 22 पूरा, चैप्टर 22 आपका समरी ट्रायल है,
ठीक है जी, ये आपका समरी ट्रायल आ चुका है। ये आ गया समरी ट्रायल, ठीक है जी, ये भी पूरा हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है चैप्टर 23 आपका प्ली बार्गेनिंग, जो कि दो 300 तक है। ठीक है जी। फिर इसके बाद चैप्टर आपका 24 है, ये भी कल ही पूरा करवाऊंगा भैया। चैप्टर 25 भी कल ही पूरा होगा। ठीक है जी। किसी भी सूरत में चैप्टर हम 26 तक पहुंच जाएंगे, किसी भी सूरत के अंदर। ठीक है ना। चलो, क्योंकि चैप्टर 26 जो है पूरा पढ़ना है, लगभग पूरा पढ़ा जाएगा। इसके बाद भी काफी सारा प्रोविजन है पढ़ाई करने का। चलो कोई बात नहीं, पेपर एक्सटेंड होने का कम से कम एक फायदा तो हो ही जाएगा कि आपका थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उन बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है जो पहली बार बेसिकली जैसे डायरेक्ट जो जैसे पढ़ना होता है, जो थ्रू आउट करना होता है और प्रोसीजर जब पढ़ना होता है, देखो दिक्कत तो आती है, ठीक है ना। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आज कौन से नंबर की क्लास डलेगी इसकी, आज मेरे ख्याल, आज इसकी 5th क्लास डलेगी। 6th, हाँ। हाँ, 5th क्लास। 5 दिन का तो टारगेट बनाया था, अगर ये एक्सटेंड नहीं होता तो फिर तो 5 दिन के अंदर ही मैं बेसिकली इसको कवर करवाता। ठीक है जी। चलो, कल मिलते हैं, ठीक है जी, सेम टाइम पे सुबह। ठीक है, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।